जी सॉरी अगेन कुछ थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल डिले आ गया था विद टेक्नोलॉजी। यू कैन नेवर बी श्योर, कभी भी कोई भी जो है वो फॉल्ट से डिले आ सकता है। तो अभी मुझे पता चला था कि जो हमारा फेसबुक लाइव सेशन है, मैंने यहाँ से लाइव शेयर तो किया था, लेकिन वो फेसबुक पे लाइव शेयर नहीं हुआ था। तो मैं उसको चेक कर रहा था कि वो क्यों शेयर नहीं हुआ। तो सॉरी अगेन, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा था कि आई एम योर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस कंटेंट राइटिंग वर्कशॉप एज वेल एज कंटेंट राइटिंग कोर्स, जो कि PNY ट्रेनिंग्स का पूरे 2 मंथ का कंटेंट राइटिंग का कोर्स होता है। एकेडमिकली आई एम अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, लेकिन डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग वाली फील्ड से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेरा मेन एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है प्रोफेशनली, वो है डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। आई एम रनिंग माई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और साथ साथ PNY में एज एन इंस्ट्रक्टर भी जो है वो कुछ कोर्सेज पढ़ाता हूँ, जिसमें एक ये कंटेंट राइटिंग का है, उसके अलावा कुछ लीडरशिप, टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज हैं। तो इन सब के अलावा एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन अशोका के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे हम डिजिटल वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते हैं पूरी दुनिया में। हमारे ग्लोबल समिट्स होते हैं, कभी किसी कंट्री में कभी किसी कंट्री में, और उसमें फुली फंडेड ट्रिप्स में हम जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करके उनकी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते हैं। तो अशोका और चेंज मेकर एक्सचेंज के साथ भी मैं एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारी वेलबींग की, माइंडफुलनेस की, लीडरशिप की और इस तरह की डिफरेंट जो है वो ट्रेनिंग्स कंडक्ट होती हैं। तो अब कंटेंट राइटिंग में बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ प्रोफेशनली, अगर आप देखें तो मेरे पास कंटेंट राइटिंग की वो जो आप जिसको कह सकते हैं ना कि एक इंग्लिश की डिग्री या कोई स्पेसिफिकली कंटेंट राइटिंग की डिग्री जो है वो मेरे पास नहीं है। लेकिन कंटेंट राइटिंग का जो मुझे शौक पैदा हुआ वो मुझे तकरीबन अपनी प्राइमरी एजुकेशन में पैदा हुआ, जहाँ पे जैसे आप सब लोग जो है वो देखते होंगे कि स्कूल में हम एसेज लिखते हैं, कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरह की डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन सारी चीज़ों से जो है वो उन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करके और मैं बार बार एसेज लिख के, स्पीचेस करके, डिबेट्स करके, तो वहाँ से मेरा बेसिक कंटेंट राइटिंग का जो एक्सपीरियंस है या जो कंटेंट राइटिंग का शौक है वो डेवलप हुआ। तो उस शौक के बाद जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको और थोड़ा सा करना शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, मैं इसको कैसे जो है वो आगे लेके चल सकता हूँ या मैं इसको कैसे कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो मुझे एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड लगी। और एक अब क्वेश्चन जो आप सबके माइंड में भी अभी भी होगा कि आप सब लोग कंटेंट राइटिंग की फील्ड में आए ही क्यों, लाइक व्हाई कंटेंट राइटिंग इज इम्पोर्टेंट। ऐसी क्या हमें मुसीबत पड़ी है या ऐसी हमें क्या ज़रूरत है कि हम कंटेंट राइटिंग का जो सेशन ज्वाइन करें, या हम कंटेंट राइटिंग की ट्रेनिंग या हम कंटेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करें। तो लेट मी शेयर एन एग्जांपल विद यू। एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट था सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट्स के नाम से। तो उस ऑब्जेक्ट की उस प्रोजेक्ट की कुछ मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। एक अमेरिकन ऑथर था। उस अमेरिकन ऑथर ने एक एक्सपेरिमेंट किया कंटेंट राइटिंग की पावर को चेक करने के लिए, कि हम देखते हैं कंटेंट जो है वो कितना इफेक्टिव होता है, या हम जो कंटेंट है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने एक ईबे, आप सबको ईबे की वेबसाइट का पता होगा, वहां से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चीजें परचेज करते हैं, अमेरिका की एक बहुत फेमस वेबसाइट है। तो उन्होंने ईबे से कुछ रैंडम और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स खरीदे। अब रैंडम और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एशट्रे हो गया, एक गुलदान हो गया, एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स हो गया। तो इस तरह की डिफरेंट चीजें जो है ना उन्होंने खरीदी। उसमें एक डेकोरेशन पीस था, छोटा सा घोड़े का सर बना हुआ था। मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अब वो जो डेकोरेशन पीस छोटा सा घोड़े का सर जो है, जो कि मार्बल का बना हुआ था, उन्होंने $0.99 का ईबे से परचेज किया। अब उसको ईबे से परचेज करने के बाद उन्होंने अपने एक जर्नलिस्ट और एक जो राइटर दोस्त था उसको वो फॉरवर्ड कर दिया, दिखाने के उसको भेज दिया कि आप इसके साथ एक अच्छा सा कंटेंट और एक अच्छा सा कैप्शन जो है ना, जो प्रोडक्ट के साथ डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, आप वो इसके साथ ऐड कर दो। तो अब उनके जो दोस्त था उसने उसके साथ कैप्शन, डिटेल सारा कुछ कंप्लीटली एडिट करके वापस भेज दिया। अब वो प्रोडक्ट जो उन्होंने ईबे से परचेज की थी वो उन्होंने अगेन वाकई दोबारा सेल के लिए लगा दी ईबे के ऊपर। यानी कि ईबे से उन्होंने $0.99 का वो परचेज किया, छोटा सा डेकोरेशन पीस, कंटेंट चेंज किया, अगेन ईबे के ऊपर अपलोड कर दिया। तो यू वोंट बिलीव कि वही जो एक चीज उन्होंने $0.99 की परचेज की थी, जिसमें कोई बहुत अच्छा कंटेंट नहीं लिखा हुआ था, तो जब उन्होंने उसके साथ कंटेंट ऐड किया तो वही $0.99 की चीज, जो कि $1 पूरा भी नहीं बन रहा था,
उनकी वो सेल हुई $63 में। जस्ट इमेजिन, $0.99 यानी कि 99 सेंट्स की चीज है, $1 पूरे की भी चीज नहीं है। और उसके साथ आपने जब इफेक्टिव कंटेंट लिख दिया, उसके साथ आपने प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेंज कर दिया, तो आपकी वही प्रोडक्ट जो है वो $63 की जो है वो सेल हो रही है, यानी कि 6,395% इंक्रीज आ गया उस प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर। किसकी बेस पे? इफेक्टिव कंटेंट की बेस पे, कि उसके साथ हमने जो कंटेंट था उसको चेंज किया। तो अगर हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स देखें, तो उन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में टोटल 200 ऑब्जेक्ट्स खरीदे थे, यानी कि पूरे उन्होंने 200 ऑब्जेक्ट्स परचेज किए ईबे के ऊपर। अब उन 200 ऑब्जेक्ट्स की जो कलेक्टिव वैल्यू थी वो थी $129। एंड कीप इन माइंड कि वो सारे यूजलेस ऑब्जेक्ट्स थे, लाइक एस्ट्रे, छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेज और इस तरह का। आप खुद इमेजिन कर लें कि जो $1 की चीज आ रही है, यानी कि $1 आजकल 150 के राउंड बोर्ड के चल रहे हैं, 160 के राउंड बोर्ड, तो उतने की वो चीज आ रही है, तो उसकी क्या प्राइस है, क्या वैल्यू होगी। तो उन्होंने टोटल $129 की जो सारी चीजें खरीदी थी, 200 चीजें, उन्होंने 200 चीजों को 200 राइटर्स के पास भेजा, जो बहुत कमाल के राइटर्स थे, बहुत कमाल का उनका कंटेंट था, उनकी स्टोरी बहुत कमाल थी। तो उन 200 राइटर्स ने जब उन 200 ऑब्जेक्ट्स के कंटेंट लिखे और उन ऑब्जेक्ट्स को दोबारा ईबे के ऊपर अपलोड किया गया, तो ट्रस्ट मी, वही $129 के जो ऑब्जेक्ट्स थे वो उनके सेल हुए $8,000 के। जस्ट इमेजिन, आपने $129 की चीजें खरीदी, चेंज आपने उसमें कुछ भी नहीं किया, आपने प्रोडक्ट सेम है, कलर सेम है, ईच एंड एवरीथिंग 100% सेम है। आपने चेंज क्या किया? आपने उसके साथ डिस्क्रिप्शन का जो उसका था कंटेंट, आपने वो कंटेंट चेंज कर दिया, और उस कंटेंट की बेस पे आपकी वो जो प्रोडक्ट थी जो $129 की आ रही थी, वो आपकी $8,000 की सेल हो गई। तो दिस इज द पावर ऑफ इफेक्टिव कंटेंट, कि अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, अगर आपकी प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छी है, और अगर आप उस चीज के साथ एक इफेक्टिव स्टोरी जो है उसको लिंक कर सकते हैं, तो आपकी जो एक ओवरऑल चीज की वैल्यू है, आपकी जो ओवरऑल चीज की वर्थ है, आपकी वो वर्थ 1000 फोल्ड्स इंक्रीज हो जाती है। तो इस स्टोरी को सुनने के बाद शायद आप में से काफी लोगों के माइंड में ये चीज आई, ये बात आई कि हम भी जो है वो कंटेंट राइटिंग को ज्वाइन करते हैं, या हम भी कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, या हम करें। लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रही कि कंटेंट राइटिंग के अंदर करियर के ऑप्शंस कौन कौन से हैं। यानी कि अब जैसे हमें पता है कि अगर हम इंजीनियर बन जाएंगे तो हमारे पास ये करियर ऑप्शंस हैं, हम ये काम कर सकते हैं, हम ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक कंटेंट राइटर बन जाएं, तो फिर हमारे पास ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं और जिनमें हम प्रोफेशनली जिनको परस्यू कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन इनके करियर ऑप्शंस को पहले डिस्कस करते हैं कंटेंट राइटिंग के। और उसके अलावा अभी आपके जो दरमियान में क्वेश्चंस आपके लाजमी आएंगे, आप सब लोगों के, तो दरमियान में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं आप उन्हें आइडियली चैट में सेंड करें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस तरह जो है वो पूरे हमारी क्लास में या किसी भी चीज़ में डिस्टर्बेंस नहीं होगी वर्कशॉप के अंदर। तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, जो भी चीज़ आती है, आप उसे चैट में सेंड करते जाएं। आई ट्राई कि मैं उसके साथ साथ आपको आंसर कर दूं। और अदर देन दैट एंड में हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन को हम 10 to 15 मिनट्स पहले जो है वो कंक्लूड कर लें, ताकि आखिरी जो 10 से 15 मिनट हैं वो आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको मिल जाएं, तो उसमें आप दोबारा से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नाउ मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ करियर ऑप्शंस हमारी कंटेंट राइटिंग के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे एक पहला करियर ऑप्शन है, एक अवेलेबल ऑप्शन है, वो है सोशल मीडिया राइटिंग का। यानी कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे हर ब्रांड का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक फेसबुक पेज होता है, एक इंस्टाग्राम पेज होता है। तो उन दोनों पेजेस को वो कोई ना कोई जो डिजिटल मार्केटर है, कोई ना कोई बंदा जो है वो उसको मेंटेन कर रहा होता है, उनको मैनेज कर रहा होता है। अब उन पेजेस पे जो भी आपकी चीज शेयर हो रही होती है, जो भी आपकी ग्राफिक शेयर हो रहा होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ कंटेंट भी लिखा होता है। ऊपर एक कैप्शन लिखा होता है, अगर आपका एड चल रहा है तो उस एड का भी ऊपर जो है कोई ना कोई उसका कंटेंट लिखा होगा। तो जितने भी हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज हैं, जितने भी हमारे पास मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब ऑर्गेनाइजेशन जो हैं आपको इस तरह की लोगों को हायर करती हैं जो कि उनके कैप्शंस लिखते हैं।
अभी मैंने चैट में आपके साथ एक लिंक शेयर किया है जो कि इस वर्कशॉप को पीएनएमए ट्रेनिंग्स को रिव्यू करने के लिए है। अगर आपको ये वर्कशॉप पसंद आती है, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है, तो आप इसको पेज पे जाके लाजमी रिव्यू करें। और मैं अटेंडेंस का लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप में से कुछ लोग अटेंडेंस का कह रहे हैं, तो ये मैंने अटेंडेंस का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। दूसरे नंबर पे डॉक्स की जो फाइल है, मैं दोबारा उसको कर देता हूँ। तो इसका आपको वर्चुअली एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस वर्कशॉप का कि आपने कंटेंट राइटिंग की वर्कशॉप अटेंड की है। गूगल डॉक्स का फॉर्म है, अगर आप इसको फिल कर देंगे तो आपकी जो अटेंडेंस है वो लग जाएगी। तो सबसे पहले तो आपके पास सोशल मीडिया राइटिंग का ऑप्शन है। जितने भी मार्केटिंग एजेंसीज दुनिया में काम कर रही हैं, उनमें सोशल मीडिया राइटिंग का एक बंदा लाजमी होता है, जो कि उनके कैप्शंस, पोस्ट के कैप्शंस, एडवर्टाइजमेंट्स के कैप्शंस और डिफरेंट चीज़ों के कैप्शंस लिख रहा होता है। तो अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है तो आप कोई भी मार्केटिंग एजेंसी ज्वाइन करके एज अ सोशल मीडिया राइटर वहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर सेकेंडली, अगर आपको कंटेंट राइटिंग आपकी अच्छी है, अगर आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, तो आप न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में स्पेसिफिकली आपके न्यूज़ चैनल्स भी आ जाते हैं। न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में आपके जो जितने भी इसके आपके मैगजीन्स हैं, आपके ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, इसके लिए आर्टिकल्स के लिए आप देखते होंगे कि हर न्यूज़ चैनल ने अपना ऑनलाइन जो है वो शुरू किया हुआ काम। ऑनलाइन जो है वो अपने आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, ऑनलाइन अपनी वो चीज़ें पब्लिश करते हैं। तो अगर आप आर्ट कंटेंट अच्छा लिख सकते हैं, तो आप किसी भी इस तरह की न्यूज़ एजेंसी में जाके काम कर सकते हैं, जहाँ पे आप राइटिंग का जो काम है वो कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी इस करियर को, अपनी इस फील्ड को आगे जर्नलिज्म के अंदर भी लेके जा सकते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं कंटेंट लिखने में, न्यूज़ का कंटेंट सोशल मीडिया पे और उनकी वेबसाइट पे, उनके ब्लॉग पे, उनके आर्टिकल पे, तो आप इस करियर लाइन को आगे जर्नलिज्म के अंदर भी लेके जा सकते हैं कि आप बाद में न्यूज़ को पब्लिश कर सकते हैं, न्यूज़ को प्रमोट कर सकते हैं, न्यूज़ की जो डिफरेंट किस्म की रिसर्चेज हैं, उन रिसर्चेज को भी आप प्रमोट कर सकते हैं। तो एक आपके पास न्यूज़ राइटिंग का आपके पास एक करियर ऑप्शन जो है वो इसके अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद एक बहुत फेमस करियर ऑप्शन जो सब लोगों के माइंड में आता है और जो मेजर लोगों को पता भी कंटेंट राइटिंग का उसी के थ्रू चलता है, तो वो है ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग का आप सबने नाम भी सुना होगा और आपको इसका आइडिया भी थोड़ा बहुत बेसिक होगा कि कोई एक ब्लॉग होता है और हम वो ब्लॉग लिखते हैं। और स्पेशली इंस्टाग्राम के आने के बाद से जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं और इंस्टाग्राम के ब्लॉग्स हैं, तो वो काफ़ी फेमस हो गए हैं। आपने देखा होगा कि डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, अपने एक पिक्चर अपलोड करते हैं, उस पिक्चर के साथ एक वो लंबा सा कैप्शन लिखते हैं, कोई भी अच्छा सा कैप्शन, कोई अच्छी सी चीज़, कोई भी कमाल की चीज़, और उसको जो है वो फिर अपलोड कर देते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं भी। तो इस तरह की ब्लॉगिंग भी आप कर सकते हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा है। तो इसके अलावा जो जनरल ब्लॉगिंग है, यानी कि आपने कोई वेबसाइट बना लिया, आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना लिया और उस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी थॉट्स शेयर कर रहे हैं, आप अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं और आप इस तरह की डिफरेंट चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो आप उसके थ्रू भी आप उसको भी एक क्या कह सकते हैं कि एक पूरा फुल टाइम करियर ऑप्शन उसको जो है वो बना सकते हैं। और उसके थ्रू आप एक अपनी जो रोजी रोटी है आप वो कमा सकते हैं उस करियर ऑप्शन के थ्रू। उसके अलावा ब्लॉगिंग के अलावा कॉपी राइटिंग एक बहुत फेमस करियर ऑप्शन है कंटेंट राइटिंग के अंदर। कॉपी राइटिंग में हो सकता है कि शायद आप में से काफ़ी लोगों को कॉपी राइटिंग का आइडिया ना हो कि हम जब जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं, इश्तिहार देखते हैं कोई भी, तो उस इश्तिहार के अंदर जो टैगलाइंस लिखी होती हैं, जो डिटेल्स लिखी होती हैं कि फॉर एग्जांपल फ्री डिलीवरी या बाय आवर प्रोडक्ट नाउ या इस तरह की जो भी टैगलाइंस होती हैं, तो उनको हम कॉपी कहते हैं। तो अगर तो आपका कंटेंट राइटिंग अच्छी है तो आप एज अ कॉपी राइटर जो है वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, फ्रीलांसिंग में कॉपी राइटिंग का तो बहुत ही ज़्यादा काम है। अगर आप खुद भी इसको करना चाहें चेक, तो आप फाइवर या अपवर्क कहीं भी जाएं और जाके चेक करें कि कॉपी राइटिंग का कितना ज़्यादा आपको वहाँ पे फाइवर पे या अपवर्क के ऊपर जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आप इजीली एक अच्छे कॉपी राइटर बन सकते हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा है। फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग तो आप कर ही सकते हैं कंटेंट राइटिंग के साथ। अब फ्रीलांसिंग में भी दो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक तो आप जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हैं जनरल, कि लेट्स सपोज आप डेवलपर हैं, आप प्रोग्रामर हैं, आप डिज़ाइनर हैं, कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी एक्सपर्टीज़ है। तो अब जब किसी भी एक्सपर्टीज़ के साथ आप फ्रीलांसिंग करते हैं, तो एक चीज़ आपको सबको पता होगी जिसने भी किसी ने कभी फ्रीलांसिंग को ट्राई किया है, फ्रीलांसिंग में आपकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है आप कितना अच्छा प्रपोजल लिखते हैं। अगर आप फाइवर पे हैं तो आपकी गिग डिस्क्रिप्शन कितनी अच्छी है,
बायर ने अगर आपको कॉन्टेक्ट किया है तो आप बाय रिक्वेस्ट का क्या प्रपोजल भेज रहे हैं, क्या रिप्लाई कर रहे हैं बाय रिक्वेस्ट का। अगर आप अपवर्क के ऊपर हैं तो अपवर्क के ऊपर आप अपना जो प्रपोजल भेज रहे हैं वो प्रपोजल कैसा है, आपकी जो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है आपने अपनी प्रोफाइल की, आपकी वो डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसी है। तो इन सारी चीज़ों को के ऊपर डिपेंड करता है आपका कंटेंट राइटिंग का, आपका जो वो फ्रीलांसिंग की सक्सेस है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो जितना अच्छा आपकी कंटेंट राइटिंग होगी, जितना इफेक्टिवली आप लिख सकते हैं, जितना अच्छा आपका प्रपोजल होगा, डायरेक्टली उतनी ज़्यादा जॉब सक्सेस होगी आपके पास फ्रीलांसिंग में। तो इन जनरल अगर आप कंटेंट राइटिंग की फ्रीलांसिंग नहीं भी करना चाहते, आप कहते हैं कि ठीक है मैंने कंटेंट राइटिंग पढ़नी तो है, सीखनी तो है, लेकिन डायरेक्टली मैंने कंटेंट राइटिंग की फ्रीलांसिंग नहीं करनी, फिर भी स्टिल आपको ये हर तरह की फ्रीलांसिंग के अंदर हेल्प करेगा, क्योंकि आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा आपको उतने ज़्यादा जो है वो क्लाइंट्स मिलेंगे। आपका प्रपोजल जितना अच्छा होगा, आप उसमें अपनी क्रेडिबिलिटी जिस तरह जाहिर करते हैं, आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस जिस तरह जाहिर करते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो किस तरह शो करते हैं, आप बायर की डिस्क्रिप्शन को समझ के अंडरस्टैंड करके उसको कोई रिकमेंडेशन या कोई सजेशन कितने अच्छे तरीके से देते हैं। और ये भी आपको भी आइडिया है कि हमारे पास फ्रीलांसिंग में जो क्लाइंट्स होते हैं ज़्यादातर वो गोरे होते हैं। तो वो उन लोगों को अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं और अगर आपकी इंग्लिश नहीं ठीक, आपने अंदर मिस्टेक्स की हुई है इंग्लिश के अंदर, आपने अच्छा कंटेंट नहीं लिखा, आपने अच्छी ग्रामर नहीं लिखी, स्पेलिंग मिस्टेक्स की हुई हैं, तो आप कभी भी अपवर्क या फाइवर के ऊपर आपकी वो जॉब नहीं मिलेगी अगर आपने ऐसी मिस्टेक्स उसके अंदर की हुई हैं। तो इन जनरल फ्रीलांसिंग में आपको हेल्प मिलेगी, और उसके अलावा स्पेसिफिकली आप कंटेंट राइटिंग की जो फ्रीलांसिंग है वो भी कर सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग की फ्रीलांसिंग में भी आर्टिकल लिखने का काम, रिपोर्ट्स लिखने का काम, ब्लॉग लिखने का काम और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा काम है जो आपको फ्रीलांसिंग में वाफर मिकदार में मिलेंगे। फिर उसके बाद एडिटिंग की एक जॉब होती है कंटेंट राइटिंग के अंदर। आपने देखा होगा कि हर इदारे में, हर न्यूज़ चैनल में, हर मैगजीन में एक एडिटर होता है, चीफ एडिटर होता है, फिर उसके नीचे एडिटर्स की एक पूरी टीम होती है। तो उन एडिटर्स का बेसिकली काम ही एडिटिंग होता है कि उनके पास कंटेंट आता है, उनके पास स्टोरीज आती हैं, उनके पास आर्टिकल्स आते हैं, उन्होंने उन आर्टिकल्स को प्रूफ रीड करना है, उन्होंने उन बुक्स को, उन चीज़ों को प्रूफ रीड करना है, पढ़ना है और उनमें सजेशंस देनी है। तो एडिटिंग की एक फील्ड है जिसके अंदर आप जा सकते हैं। फिर टेक्निकल राइटर है जिसमें आप प्रोडक्ट के रिव्यूज और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। मैगजीन राइटर है, आप मैगजीन राइटिंग की फील्ड में जा सकते हैं। इसमें मेरा ख्याल है इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैगजीन राइटिंग का तो आपको सबको आइडिया होगा ही कि मैगजीन के अंदर आप आर्टिकल्स इस तरह की चीज़ें लिखती हैं। फिर स्क्रिप्ट राइटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, कम्युनिकेशंस डायरेक्टर है। कम्युनिकेशंस डायरेक्टर की एक फील्ड बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, लेकिन ये आपकी एडवांस फील्ड है। आपको फ़ौरन इसमें जो है वो इस फील्ड में नहीं जा सकते, एटलीस्ट आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें जाने के लिए। तो हमारी जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हमारी जितनी भी कंपनीज होती हैं, उनके अंदर एक कम्युनिकेशन डायरेक्टर होता है जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट होती है। यानी कि हमारे पास एक सी सूट होता है, हर कंपनी में एग्जीक्यूटिव लेवल होता है, सीईओ के नीचे वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं सारे। तो वो एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट में एक कम्युनिकेशंस डायरेक्टर भी होता है। उस कम्युनिकेशन डायरेक्टर का काम ये होता है कि उस कंपनी की जितनी भी इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, स्पेसिफिकली एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, उन कम्युनिकेशन को मॉनिटर करना, उनको इम्प्रूव करना, उनके बारे में सजेशंस देना, और आपकी ऑफिशियल जो भी चीज़ जा रही है वो उस कम्युनिकेशन डायरेक्टर के थ्रू जाती है। चाहे वो आपकी कोई ईमेल है, चाहे आपकी कोई प्रेस रिलीज है, चाहे आपका कोई न्यूज़ लेटर है, तो वो उस कम्युनिकेशन डायरेक्टर के थ्रू होके जाते हैं। तो जब आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी फिर सैलरी भी आपकी जो एग्जीक्यूटिव लेवल होते हैं उनकी सैलरी के बराबर होती है। यानी कि अगर किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव लेवल की सैलरी 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख तक जाती है, तो आपकी सैलरी भी एज अ कम्युनिकेशंस डायरेक्टर उस एग्जीक्यूटिव लेवल की पे के बराबर होगी। फिर उसके बाद प्रपोजल राइटर। एक तो अगर आपकी कंटेंट राइटिंग अच्छी है, प्रपोजल तो आप अच्छा लिखेंगे ही लिखेंगे अपनी सक्सेस के लिए। अपनी सक्सेस मीन्स कि आप खुद अगर अपवर्क पे काम कर रहे हैं, फाइवर पे काम कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो खुद तो आप अच्छा प्रपोजल लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली एक प्रपोजल राइटर की जॉब भी होती है काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज में और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज में। अब उस प्रपोजल राइटर का काम ही ये होता है कि उन्होंने अपवर्क पे, फाइवर पे प्रपोजल्स लिख के सबमिट करवाने होते हैं। उनका एजेंसी अकाउंट होता है, उन्होंने बनाया होता है अपवर्क पे, फाइवर पे या किसी भी जगह पे, या अगर डायरेक्टली भी क्लाइंट्स कॉन्टेक्ट करती हैं, तो एक स्पेसिफिकली एक बंदा बैठा होता है जो कि कंटेंट राइटर होता है, जो कि उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करता है, उस पर एक प्रपोजल लिखता है और वो प्रपोजल लिख के आगे उन लोगों को जो है उस क्लाइंट को भेज देते हैं। तो इस तरह की जो डिटेल्स हैं सारी प्रपोजल राइटिंग वाली, तो इसमें आप खुद अगर काम नहीं भी कर रहे तो आप स्पेसिफिकली अलग से प्रपोजल राइटर की जॉब भी जो है वो ले सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं।
फिर उसके अलावा एकेडमिक राइटर है, फिल्म क्रिटिक है और एसईओ राइटिंग है। फिल्म क्रिटिक वाली बड़ी मजे की चीज़ है कि अगर आपको मूवीज और सीजन्स और फिल्म्स देखने का शौक है, अगर आप जो है वो नेटफ्लिक्स जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा उस पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और मूवीज़ का आपको क्रेज़ है और आप सारा दिन मूवीज़ और सीजन्स देखते रहते हैं, तो उस मूवीज़ और सीजन्स देखने की हैबिट के साथ अगर आप कंटेंट राइटिंग को मिला लेंगे, तो आपकी एक पूरा जो करियर पाथ है वो बन जाएगा। यानी कि आप अच्छे कंटेंट राइटर हैं, मूवीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आपको मूवीज़ की स्टोरी समझ आती है, आपको उनका प्लॉट समझ आता है, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, तो आप फिल्म क्रिटिक की जॉब इजीली कर सकते हैं। अब फिल्म क्रिटिक करता क्या है कि आपने मूवी देखनी है, सीजन देखना है और उसका जाके ऑनलाइन आपने रिव्यू देना है। आप अपना ब्लॉग भी बना सकते हैं। अपने ब्लॉग के अलावा जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जैसे रॉटन टोमेटोज है, IMDb है, इस तरह की काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फिल्म्स के रिव्यूज़ और सीजन्स के रिव्यूज़ अपलोड होते हैं। तो अगर आप अच्छा कंटेंट लिखते हैं तो आप मूवीज, सीजन्स और फिल्म्स को रिव्यू करके भी जो है वो अपना एक अच्छा करियर पाथ और एक अच्छी ऑप्शन जो है वो बना सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में शायद आपको बहुत ज़्यादा लोगों को आइडिया ना हो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SEO भी कहते हैं। तो SEO बेसिकली मार्केटिंग की एक फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग की, जिसमें आप अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक करवाते हैं कि आपकी एक वेबसाइट है जिस पे आपने कुछ कंटेंट लिख रहे हैं या किसी क्लाइंट की वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट को आपने उसको हाई रिजल्ट्स में लेके जाना है गूगल पे, कि जब आप सर्च कर रहे हैं कहीं किसी भी चीज़ को, तो वो गूगल पे हायर हायर रैंक में शो हो। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ट्रस्ट में बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक जो मेन चीज़ है वो है कंटेंट। आप कीवर्ड्स को किस तरह ढूंढते हैं और उन कीवर्ड्स को जो है वो कैसे प्लेस करते हैं अपने कंटेंट के अंदर। तो अगर आपकी कंटेंट राइटिंग अच्छी है तो आप कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हैं, आप कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से उनको यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो आप जितने अच्छे कीवर्ड्स को यूज करेंगे, जितनी अच्छी आपकी कीवर्ड डेंसिटी होगी, जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, आपकी वेबसाइट उतनी ऊपर जाएगी। और डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं तो फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा स्कोप डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ही है। सबसे ज्यादा क्लाइंट्स जो है डिजिटल मार्केटिंग में वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ही हैं। तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कंटेंट राइटिंग के बाद इजीली सीख के इस फील्ड के अंदर भी आ सकते हैं। लेट मी चेक क्वेश्चंस। आप में से कुछ लोग जो प्रैक्टिकल का कह रहे हैं, मैं आपके साथ एग्जांपल एक इस वर्कशॉप के थोड़ा सा लाइक लेटर पार्ट में जाके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करता हूं आपके साथ के कंटेंट को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एग्जांपल के साथ। फिर उसके बाद आप में से कंटेंट कौन पूछ रहा है? शफक अशरफ पूछ रहे हैं कि ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट्स बता दें। मूवी रिव्यूज के लिए तो IMDb और रॉटन टोमेटोज को आप लाजमी चेक करें। इंटरनेशनली सबसे बड़ी वेबसाइट्स जो हैं ये दो हैं। इसके अलावा आप सिंपल गूगल भी करेंगे तो आपको काफ़ी मिल जाएंगी। अगर आप जनरली ब्लॉगिंग का पूछना चाह रहे हैं तो उसमें अगर आपने अपना ब्लॉग शुरू करना है तो आप मीडियम के ऊपर लिखना शुरू कर सकते हैं। मीडियम एक काफ़ी फेमस वेबसाइट है ब्लॉगिंग के लिए कि आप वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। सब कुछ पहले से हुआ हुआ है, वहाँ पे आप जो है वो जाके अपना ब्लॉग लिखना शुरू कर दें। मीडियम के अलावा आप वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट जो है ब्लॉग बना के काफ़ी अच्छा उसको चला सकते हैं। ब्लॉग स्पॉट है, ब्लॉग स्पॉट पे आप अपना ब्लॉग बना के उसको चला सकते हैं। तो इस तरह की अगर आप सिंपल इसको गूगल भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस और बहुत अच्छी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपना जो अपना ब्लॉग जो है वो चला सकते हैं और आप अपने आर्टिकल्स पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन सब में से जो सबसे बेस्ट है वो मीडियम ही है। मीडियम सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ है और सबसे ज़्यादा जो है वो आसान है। उसके अलावा ब्लॉग में आप लिंक्डइन पे भी जाके लिख सकते हैं। लिंक्डइन आर्टिकल्स उनके एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना आर्टिकल पब्लिश करते हैं, जैसे आप किसी भी ब्लॉग पे करते हैं और उसके एक लिंक जनरेट हो जाते हैं। तो उस लिंक को आप कहीं भी जो है वो पेस्ट कर सकते हैं और उस लिंक को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लिंक्डइन के ऊपर जाके भी प्रोफेशनल और ऑफिशियल आर्टिकल्स जो हैं वो लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में वो साथ साथ सेंड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल हम इसमें एंड में थोड़ा सा देखते हैं, इस वर्कशॉप के एंड में कि प्रैक्टिकल जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल फरमानुल्लाह, आप जो एसईओ का पूछ रहे हैं, एसईओ का बेसिकली आप गूगल पे जब जाके सर्च करते हैं किसी भी वेबसाइट को, आप कोई भी चीज़ सर्च करें तो आपको एक पूरी लिस्ट शो होती है। एक चीज़ सबसे ऊपर शो हो रही है, एक दूसरे नंबर पे, एक तीसरे नंबर पे, एक चौथे नंबर पे।
अब गूगल कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी वेबसाइट सबसे ऊपर शो होनी है, कौन सी दूसरे पे, कौन सी तीसरे पे, कौन सी चौथे पे? तो वो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बेस पे जज करता है कि कौन सी वेबसाइट को कहाँ पे शो करवाना है। और उसमें भी आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा, आप उतना अच्छे तरीके से आपकी जो वेबसाइट है उतनी ऊपर जो है वो रैंक होगी। नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कंटेंट, कि अब आपने ये तो देख लिया कि कंटेंट राइटिंग में करियर ऑप्शंस क्या हैं। अब हम देखते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो कैसे सकते हैं। अभी आप में से जो लोग प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल बेसिकली चूंकि हमारी 2 घंटे की वर्कशॉप है, तो उस 2 घंटे की वर्कशॉप के अंदर कंप्लीटली प्रैक्टिकल शेयर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि टाइम की जो लिमिट है वो बहुत कम है। तो हमारी जो इसमें मेरी कोशिश ये है कि आपको जो जनरल एक हाई लेवल पर्सपेक्टिव है कंटेंट राइटिंग के अकॉर्डिंगली, वो आपको मिल जाए। प्रैक्टिकल हम एंड में थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन इसका मकसद यही है कि आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव मिल जाए कि कंटेंट अच्छा होता कैसे है और कंटेंट राइटिंग होती क्या है। बाकी हमारा जो एक पूरा कोर्स भी होता है 2 मंथ का, तो उसके अंदर हम प्रैक्टिकल करते हैं कि आप असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं हर रोज, और उस असाइनमेंट को लाइव रिव्यू किया जाता है आपके असाइनमेंट को सबके सामने, कि आपने इसमें यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की, यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत था, यहाँ पे आपने कंजंक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये चीजें गलत यूज की हैं। तो वो फिर उसमें हम प्रैक्टिकल, वो 2 मंथ का कोर्स होता है, तो 2 मंथ में रोज हमारे वीक में 2 दिन क्लास हो रही होती है, तो उसमें प्रैक्टिकल करना तो थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है, तो उसमें हम सारा प्रैक्टिकल साथ साथ करते हैं। नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव कंटेंट, क्या आपने करियर ऑप्शंस देख लिए? नाउ लेट्स सी कि आप कंटेंट राइटर जो है वो बन जाते हैं, और उसके बाद आप इफेक्टिव कंटेंट जो है वो कैसे लिख सकते हैं। अब सबसे पहले आपका जो कंटेंट होता है कोई भी, वो होता है टारगेटेड, जो आपका इफेक्टिव कंटेंट होता है। व्हाट डू आई मीन बाय टारगेटेड? टारगेटेड मीन्स कि आप कंटेंट राइटिंग में कभी भी जनरल चीज नहीं लिखते। अब जनरल चीज कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे माइंड में आया कि मैंने ना कोई चीज लिखनी है, मैंने कोई आर्टिकल लिखना है, मैं सिंपल लैपटॉप ऑन किया, मैं उसको लिखने लग गया, और लिख के मैंने उसको जो है वो ऑनलाइन शेयर कर दिया। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ बैड कंटेंट। आप जो भी कंटेंट ऐसा लिखेंगे, आपका वो कंटेंट कभी भी अच्छा नहीं होगा। कंटेंट आपका जो होता है वो हमेशा टारगेटेड होता है। अब टारगेटेड से मुराद ये है कि आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, उस आर्टिकल को लिखने से पहले आप बैठ के स्पेसिफिकली सोचते हैं कि मेरा ये कंटेंट कौन पढ़ेगा, मेरे इस कंटेंट को कौन बंदा पढ़ेगा। अब अगर आप लेट्स सपोज आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, और आप आर्टिकल लिख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट पे, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि आप टाइम मैनेजमेंट पे आर्टिकल लिख रहे हैं। अब टाइम मैनेजमेंट पे आप बैठ के जनरल आर्टिकल नहीं लिखेंगे, आप पहले अपने आप से पूछेंगे कि मेरी इस आर्टिकल को कौन पढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो आर्टिकल है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पढ़ना है, वो कोई भी बैचलर्स के, मास्टर्स के, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपका टाइम मैनेजमेंट का आर्टिकल जो है वो पढ़ना है। तो जब आप उसको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हैं, तो आप उसके अंदर रेलिवेंट एग्जांपल्स यूज करेंगे, आप उसके अंदर रेलिवेंट सिनेरियोज को मेंशन करेंगे, आप उसके अंदर रेलिवेंट चीजें बताएंगे कि जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का क्या मसला होता है कि सुबह 8 बजे क्लास है, और जो है वो हॉस्टल में सुबह जो है 8 बजे उठा नहीं जाता, रात को सीजन्स देखते रहे, सारी रात बैठ के 2 3 4 5 बजे तक मूवीज देखते रहे, सीजन्स देखते रहे, तो आप सुबह 8 बजे की क्लास के लिए नहीं उठ सकते। तो आप उस आर्टिकल में आप जिक्र करेंगे कि कैसे आपने अपनी मूवीज या सीजन्स की आदत को छोड़ना है, कैसे आपने रात को जल्दी सोना है, ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें और सुबह 8 बजे की क्लास के अंदर जा सकें। ये आपका टाइम मैनेजमेंट का आर्टिकल होगा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए। अब अगर यही सेम टाइम मैनेजमेंट का आर्टिकल मैं लिखता हूँ किसी प्रोफेशनल बंदे के लिए, लेट्स सपोज मैं इंप्लॉयज के लिए लिख रहा हूँ, मैं इंजीनियर्स के लिए लिख रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट का आर्टिकल, तो अब जब मैं प्रोफेशनल लोगों के लिए वो आर्टिकल लिखूंगा, तो अब उसमें मैं ये चीज नहीं लिखूंगा कि आप रात को सीजन देख के सोए और आप सुबह 8 बजे की क्लास में आप कैसे पहुंचे। उसमें मैं लिखूंगा कि आपने अपनी जॉब में 9 बजे कैसे पहुंचना है। अब वो जो प्रोफेशनल बंदा होगा, जो किसी कंपनी का एम्प्लॉय होगा, उसकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगी। अब वो 20-22 साल का नौजवान नहीं है, उसे सीजन, मूवीज और इन चीजों का मसला नहीं होगा। उसका मसला होगा कि लेट्स सपोज बीवी से लड़ाई होगी, उसका मसला होगा कि जी रात को बच्चे ने नहीं सोने दिया, बच्चा बीमार हो गया, या कोई भी ऐसी चीज। तो उसके जो मसले मसाइल होंगे एक प्रोफेशनल आदमी के, वो डिफरेंट होंगे एक स्टूडेंट से। तो जब मैं स्टूडेंट के लिए आर्टिकल लिखूंगा, मैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट के मसले मसाइल का जिक्र करूंगा। जब मैं एक प्रोफेशनल के लिए आर्टिकल लिखूंगा, तो मैं उसमें उस प्रोफेशनल बंदे के जो मसले मसाइल आ रहे होंगे, उसके जो भी उसके मसले मसाइल आ रहे होंगे, उन मसले मसाइल का मैं जिक्र करूंगा। तो जब आपका कंटेंट टारगेटेड होगा, स्पेसिफिकली उस बंदे के लिए होगा,
तो वो उसके दिल पे जाके असर करेगा। वो क्या, इकबाल का शेर भी है ना कि दिल से निकलती है बात जो असर रखती है, इस तरह का इकबाल का कुछ शेर भी है कि आप जब स्पेसिफिकली इसको टारगेटेड बनाएंगे उस चीज को, तो आपकी जो वो ऑडियंस होगी, आपके वो जो लोग होंगे, उनको आपकी बात की ज्यादा समझ आएगी। आप जनरल हवाई बातें नहीं कर रहे होंगे, आप स्पेसिफिकली आपकी टारगेट ऑडियंस की बात कर रहे होंगे, और वो बात उस बंदे के दिल पे जाके लगेगी कि ये तो मेरी एग्जाम्पल की बात हो रही है, ये तो मेरी एग्जाम्पल है, मैं रात को 3 बजे सोता हूँ, सुबह 8 बजे उठ नहीं सकता यूनिवर्सिटी के लिए, तो मेरी बात हो रही है। फिर जब आप उसको प्रोफेशनल के लिए लिखेंगे और आप उसमें बताएंगे कि जी आपका अगर बच्चे ने रात को नहीं सोने दिया, या आप कोई भी और घर में पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से आप नहीं सो सके, तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। तो अगर उस बंदे की लाइफ में एग्जैक्टली वही इश्यूज चल रहे होंगे, तो वो आपकी उस वर्कशॉप को, आपकी आपके उस आर्टिकल को जो है वो लाजमी पढ़ेगा, लाजमी देखेगा और लाजमी सुनेगा। तो सबसे पहले तो आपका जो कंटेंट है वो टारगेटेड होना चाहिए। सेकेंडली, आपका कंटेंट जो है वो हमेशा ऑप्टिमाइज्ड होता है। अब ऑप्टिमाइज में अगर आप देखें तो ये स्पेसिफिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फील्ड है, जिसको हम कोर्स के अंदर भी ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। उसमें आप कीवर्ड्स और इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको स्पेसिफिकली सेट करते हैं, उनको स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं, ताकि आपका जो कंटेंट है वो सर्च इंजन में ऊपर से ऊपर रैंक हो। फिर उसके बाद आपका जो कंटेंट है, उस कंटेंट के थ्रू हर किसी को कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए। अब जब हम आते हैं सोशल मीडिया पे, मैंने सोशल मीडिया ऑन किया या मैंने गूगल ऑन किया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे दो पर्पस होते हैं, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन। अब या तो मैं फेसबुक या कोई भी इंटरनेट ऑन करता हूँ, या तो मैं इंफॉर्मेशन के लिए ऑन कर रहा हूँ, या मैं ऑन कर रहा हूँ इंटरटेनमेंट के लिए। अब इंटरटेनमेंट के लिए जब मैं ऑन करता हूँ तो मेरा पर्पस ये होता है कि मैं फनी वीडियोस देख रहा हूँ, मीम्स देख रहा हूँ, अपने दोस्तों से चैट कर रहा हूँ, इस तरह की बातें कर रहा हूँ। जब मैं एजुकेशन के लिए ऑन करता हूँ तो मेरा स्पेसिफिक कोई पर्पस होता है, मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन होता है, मेरे माइंड में कोई चीज़ होती है और मैं उसका आंसर ढूंढना चाह रहा होता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी की कोई असाइनमेंट है, मैं उस असाइनमेंट का आंसर ढूंढना चाह रहा हूँ। मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम का जो है वो आंसर ढूंढना चाह रहा हूँ। तो मेनली लोग इन्हीं दो रीजंस की बुनियाद पे इंटरनेट के ऊपर आते हैं। तो अब आपका जो कंटेंट है वो इन दोनों में से कोई एक चीज उसको लाजमी प्रोवाइड कर रहे होना चाहिए। यानी कि या तो आपका कंटेंट जो है वो एजुकेशनल हो, उससे आपके जो टारगेट ऑडियंस है उसको कोई ना कोई नई चीज, कोई ना कोई नई बात जो है वो सीखने को मिल रही हो, या फिर आपका जो कंटेंट है वो इंटरटेनमेंट का हो। यानी कि आपने कोई फनी पोस्ट लिखी, कोई फनी ब्लॉग लिखा, कोई ऐसी चीज लिखी जिसको पढ़ के मेरा टाइम अच्छा स्पेंड हो रहा है। तो जब आपका आर्टिकल, आपका कंटेंट इन दो कैटेगरीज के अंदर आएगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और लोग उसको ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा प्रमोट करेंगे और ज़्यादा उसको देखेंगे। तो कोई ना कोई वैल्यू मुझे प्रोवाइड होनी चाहिए आपके कंटेंट के थ्रू, चाहे एजुकेशन हो चाहे एंटरटेनमेंट हो, लेकिन वैल्यू होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो कंटेंट होता है, आपके कंटेंट में एक स्पेसिफिक स्टोरी होनी चाहिए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है किसी भी जो आपका कंटेंट होता है उसके अंदर, कि आपके कंटेंट में स्टोरी के बारे में हमें शुरू से ही बताया जाता है, ये दिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि स्टोरी एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक फिक्शनल चीज है। उस फिक्शन को आप अपनी स्पेसिफिक जो राइटिंग है या स्पेसिफिक चीजें हैं उसके साथ मैच नहीं कर सकते। लेट मी शेयर यू इंटरेस्टिंग एनालिसिस के अरिस्टोटल का आप सबको पता होगा। अरस्तु एक बहुत बड़ा जो ग्रीक फिलोसफर था। उस ग्रीक फिलोसफर ने परसुएशन का एक असूल दिया। उसने कहा कि आप जब भी किसी को परस्यू करना चाहते हैं, आप जब भी किसी बंदे को किसी चीज पे कन्विंस करना चाहते हैं, तो उसको कन्विंस करने के लिए आपका जो कंटेंट है, आपकी जो चीज है, उसकी डिवीजन उसने इस तरह से की। अरस्तु ने, अरस्तु उसको डिवाइड किया इथोस, पैथोस और लोगोस ने। अब इथोस, पैथोस, लोगोस तीनों ग्रीक के वर्ड्स थे। अगर हम इनको देखें या इनको एक्सप्लेन करें तो लोगोस में तो वो कहता है कि लोगोस से मुराद है लॉजिक। आपका जो कंटेंट है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आइदर इट इज रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन, उसके अंदर जो लॉजिकल चीज है वो 10% होनी चाहिए। यानी कि आपने 100% जो आपका पूरा कंटेंट है, उस 100% कंटेंट में आपने 100% लॉजिकल बात नहीं करनी, आपने 10% लॉजिकल बात करनी है। फिर उसके बाद वो कहते हैं एक होता है आपका इथोस। इथोस यानी कि आपकी वो एथिक्स से निकला वर्ड है, ग्रीक का वर्ड जिससे एथिक्स भी निकले। तो वो कहते हैं कि आपके कंटेंट के अंदर 25% इथोस होना चाहिए। इथोस मीन्स आपका कैरेक्टर, आपकी क्रेडिबिलिटी,
यानी कि अगर मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं और मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक आर्टिकल लिख रहा हूं, एक कंटेंट लिख रहा हूं, तो मैं उसमें अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो एस्टेब्लिश करूंगा कि मैंने मेरा 5 साल का डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, मैं इतनी देर से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं ये काम इतनी देर से कर रहा हूँ, मैंने इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इस स्पेसिफिक मसले पे काम किया हुआ है। तो उससे मेरी एक स्पेसिफिक क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश हो जाती है कि लोगों को पता चल जाता है हाँ ये बंदा जो है ना ये काम का है और मैंने इसकी बात सुननी है। ये कोई एवं ही मुंह उठा के खड़ा होकर बात नहीं कर रहा, इसने पहले 5 साल 10 साल इस चीज पे काम किया हुआ है। तो 10% आपने लॉजिकल बात कर ली, 25% में आपने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो एस्टेब्लिश कर ली। अब पीछे जो आपका 65% बचता है ना, अरिस्टोटल कहता है कि आपका वो जो 65% है वो पैथोस होना चाहिए। पैथोस मीन इमोशंस, कि वो आपकी स्टोरी होनी चाहिए, वो आपके लोगों की इमोशंस को टारगेट करना चाहिए, वो कंटेंट आपकी वो बात लोगों के इमोशंस को टारगेट करें। वो कहते हैं कि लोग कन्विंस कभी भी नहीं होंगे आपकी लॉजिक से। दुनिया में किसी भी इंसान को लॉजिक की बेस पे कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको इमोशंस और स्टोरी की बेस पे कन्विंस करना बहुत आसान है। आप एक इंटरेस्टिंग चीज लेके आए, उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करें, सारे लोग आपकी बात पे लाजमी बिलीव करेंगे। आपने बल्कि आपने जो देखा होगा कई हमारे इलाकों में, गांव में इस तरह की स्टोरीज और इस तरह की मिथ्स फेमस भी होती हैं कि उस स्टोरी का रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई अफवाह उड़ी हुई है, कोई ऐसी बात है, लेकिन लोग सारे उस चीज पे फिर भी बिलीव करते हैं क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में उसको प्रेजेंट किया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उस स्टोरी को सुनाया जाता है। हमने अपने बड़ों से सुना होता है, उन्होंने अपने बड़ों से सुना होता है, एक चेन में चीज चलती आ रही होती है। तो जब हम तक पहुंचती है, बेशक उसमें लॉजिकल बात कोई ना हो, लेकिन हमारा दिल करता है उस बात को सुनने का, उस बात को देखने का, उस बात पे बिलीव करने का। आप खुद देख लें कि अगर आप कोई एजुकेशनल चीज देख रहे हैं, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्री देखते हुए आप बोर हो जाएंगे, आप पूरी डॉक्यूमेंट्री कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन आपकी जो एक मूवी होती है, एक जो सीजन होता है, उसको आप सारी सारी रात भी बैठ के देखते रहते हैं, आपको कोई मसला नहीं होता। आप कोई नॉवल पढ़ रही हैं, नॉवल आप सारी रात बैठ के पढ़ते रहेंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा। आपकी वही टेक्स्ट बुक है, यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक है, कॉलेज की टेक्स्ट बुक है, वो आप सारी रात बैठ के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें एक सिंपल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की होती है, उस इंफॉर्मेशन में कोई स्टोरी नहीं बताई होती। लेकिन जो नॉवल होता है उसमें एक स्टोरी होती है। आप वेट करते हैं अगली चीज का, आप अगली चीज का वेट करते हैं कि इसके बाद क्या होगा, क्लाइमेक्स कब आएगा, आगे जो है वो क्या चीज होगी, नेक्स्ट में क्या आएगा, हीरो कहाँ मरेगा, हीरोइन कहाँ मरेगी, इनकी स्टोरी कैसे चलेगी। आप अगली अगली चीज का ईगरली वेट करते हैं और आप उसको देखते हैं। तो इस तरह जब आप अपने कंटेंट के अंदर स्टोरी ऐड करते हैं, आप अपने कंटेंट के अंदर इमोशंस ऐड करते हैं, और आप कोई इमोशनल पर्सपेक्टिव उसके अंदर देते हैं, तो लोग आपकी बात से कन्विंस भी होंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे भी, और लोग आपकी बात को पढ़ेंगे भी। और इसमें फिर इंटरेस्टिंग एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो अभी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कुछ अर्सा पहले हुआ था, कि अरिस्टोटल ने जब ये बात की कि आपका 65% स्टोरी होनी चाहिए, 25% करेक्टर होना चाहिए और 10% लॉजिक होनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने, जो हमारी टेड टॉक्स होती हैं, आपने सुना होगा कि टेड टॉक्स काफी फेमस होती हैं, एक बंदा खड़ा होकर अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहा होता है स्टेज पे। तो जब दुनिया की जो 500 मोस्ट फेमस टेड टॉक्स हैं, 500 जो टॉप की टेड टॉक्स हैं यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई, जिन पे सबसे ज्यादा व्यूज हैं, जब उन टेड टॉक्स को स्टडी किया गया कि उनका कंटेंट कैसा है, तो उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द टेड टॉक्स एग्जैक्टली इस फार्मूला के अकॉर्डिंग थी। उनमें उनमें मेजरली एक स्टोरी थी, फिर उस स्टोरी में थोड़े से उन्होंने लॉजिक्स और थोड़ी सी जो फैक्ट्स हैं उनको शामिल किया हुआ था। यानी कि आप सबसे पहले अगले बंदे के इमोशंस को टारगेट करते हैं, उसके बाद जब आप उसमें एग्जैक्ट उन स्पेसिफिक चीजों को हिट कर लें, उन स्पेसिफिक चीजों को टारगेट कर लें, फिर आप अपनी लॉजिकल बात करते हैं, फिर आप कहते हैं कि हाँ जी भाई मैं ये बेचना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लें, मेरी चीज ले लें, ये कर लें, वो कर लें, तो वो बंदा आपकी बात पे जो है वो यकीन भी करते हैं। तो आप बल्कि टेड टॉक से, जो सबसे फेमस टेड टॉक्स है, आप उनको जाके खुद भी अगर एक दफा सुनेंगे, तो आपको भी इस चीज का आइडिया होगा कि उसमें कितने इंटरेस्टिंग वे में जो है वो स्टोरी सुना रहे होते हैं। अब ये जो स्टोरी है बेसिकली, इसको भी डिटेल्स हम वर्कशॉप के अंदर लाजमी देखेंगे कि आपकी जो स्टोरी है उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। कि जैसे मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ स्टोरी की, एक स्टोरी का एक फॉर्मेट है मोनोमिथ। ये एग्जांपल आप सबने लाजमी, इसका आपको पता होगा, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि आप मोनोमिथ, स्टोरी की एक फॉर्मेट होती है, स्टोरी लिखने की एक टाइप होती है, एक स्क्रिप्ट की टाइप होती है, मोनोमिथ हम उसको कहते हैं। तो उसमें होता ये है कि आपका एक कैरेक्टर होता है,
वो कैरेक्टर एक नाउन जगह पे होता है, एक नाउन टेरिटरी में होते हैं। यानी कि वो ऐसी जगह पे है कि जिस जगह पे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई मसला मसाइल नहीं है, उसे कोई इशू नहीं है। वो वहां से बाहर निकलते हैं, एक अनएक्सप्लोर टेरिटोरी में जाते हैं। एक पूरा वो एक सर्कल चलता है कि जिसमें वो बहुत ज्यादा नई चीजें एक्सप्लोर करता है, दुनिया घूमता है, सारा कुछ करता है, और उसके बाद एंड में वापस जो है ना वो अपने घर वापस आ जाते हैं। यानी कि वो घर से शुरू करते हैं, ऐसी चीज से शुरू करता है जिस चीज का उसे आइडिया, जिस चीज में कोई खतरा नहीं है, जिस चीज में कोई डर नहीं है। बाहर निकलता है, खतरों से होता 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 तो सारे खतरे देख के एंड में आके वो वापस अपने घर आ जाते हैं। तो ये इस स्टोरी फॉर्मेट को कहते हैं मोनोमिथ। अब अगर इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं इस स्टोरी फॉर्मेट की, तो आप सब ने मूवी देखी होगी लॉयन किंग। बचपन में हम सब ने जो है वो ये मूवी देखी हुई है लॉयन किंग, और हमने बचपन में इस मूवी को, जितने आपके अगर बच्चे होंगे या अगर आपने खुद भी देखी होगी, तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगती होगी ये मूवी। अब जो लायन किंग मूवी है, उस मूवी में एग्जैक्टली सेम यही स्टोरी का फॉर्मेट फॉलो हो रहा है कि हमारा जो हीरो होता है, वो हीरो सबसे पहले अपने घर में होता है, हंसी खुशी है, उसे कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अपने घर से निकलते हैं, मुश्किलात, मसले मसाइल, परेशानियां, सारा कुछ होता 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 एंड पे आके वापस वो अपने घर आ जाता है, जहाँ पे वो सक्सेसफुल होते हैं। इसी तरह हमारा एक नॉवल है, बहुत फेमस नॉवल है, बेस्ट सेलर, पालो कोयलो का नॉवल है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो या अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसको लाजमी पढ़ें, कंटेंट उसका भी बहुत कमाल है। तो अल्केमिस्ट नॉवल में भी सेम यही चीज होती है कि आपका एक हीरो होता है, वो हीरो एक स्पेसिफिक एक अपने घर में होता है, अपने घर वाली जगह पे होता है, जहाँ पे सब कुछ उसे पता होता है, कोई मुश्किल कोई परेशानी सब कुछ नहीं होता, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा होता है। तो वहां से वो अपने घर से निकलते हैं, वो पूरी दुनिया एक्सप्लोर करता है, वो अरब जाता है, वो इजिप्ट जाता है, वो काफी मुल्कों में जाता है, घूमता 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 खजाने की तलाश में। एंड में आके वो अपने घर वापस आ जाता है और उसे वो खजाना भी मिल जाता है। तो इस स्टोरी फॉर्मेट को अब हम अपने आर्टिकल में कैसे यूज कर सकते हैं? अब ये आपको पता चल गया कि ये स्टोरी का फॉर्मेट है। अब आपका जो आर्टिकल है, अगर मैं उस आर्टिकल को सेम इसी स्टोरी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाऊं, तो उसमें होगा ये कि आप अपना आर्टिकल किसी ऐसी बात से शुरू करेंगे जो आपके रीडर को पता है, जो आपके रीडर को आती है, और जिससे हर बंदा फेमिलियर है। यानी कि जैसे हमारा लॉयन किंग में सिम्बा जो था, लॉयन किंग में वो सिम्बा सबसे पहले अपने घर में होता है, वो एक नॉन टेरिटरी है, एक सेफ जगह है, उसका हर एक को पता है, वहां पे कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई इशू नहीं है। तो आपने अपना आर्टिकल ऐसी चीज से शुरू किया जो हर एक बंदे को पता है, जिसपे हर बंदा एग्री करता है, जिसपे किसी को इख्तलाफ ही नहीं है, किसी को इशू नहीं है। आपने एक नॉन टेरिटरी से शुरू किया, फिर उसके बाद आप उस टेरिटरी से होते होते एक्सप्लोर करते करते नीचे अगले 2-3 पैराग्राफ्स में आप उस बात के ऊपर आए जिस बात का लोगों को नहीं पता या जिस बात से लोगों को इख्तलाफ है। तो यानी कि आपने शुरू ऐसी बात से किया जिस बात का सबको पता है, उसके बाद आप उस बात पे आए जिस बात पे लोगों को इख्तलाफ है। इख्तलाफ वाली बात करके लोगों अपना पॉइंट शेयर करके, अपने लॉजिक शेयर करके, आप कंक्लूजन में एंड में फिर उसी बात पे चले गए जिस बात से सब लोग एग्री करते हैं। इसका मतलब है कि हमने एग्जैक्टली सेम मोनोमिथ वाला स्टोरी फॉर्मेट जो है उसको फॉलो किया, कि हम एक नॉन चीज से शुरू हुए, पूरा अननोन एरिया हमने एक्सप्लोर किया, और एंड में हम वापस जो है वो उसी टेरिटरी में आगे जिससे हर बंदा फेमिलियर था, जिससे हर बंदा जानता था, जिससे हर बंदा जो है वो वाकिफ था। तो यानी आप इसमें मेरे पास अभी माइंड में बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आई है। अगर आपने ना, बिल गेट्स की एक टेड टॉक है, उसकी टेड टॉक है कोरोना वायरस पे, उसने 2015 में दी थी बिल गेट्स ने। उस अभी कोरोना वायरस के बाद वो टेड टॉक काफी फेमस भी हुई है। उसने कहा था कि फ्लू पेंडेमिक जो है वो दुनिया में आएगा, 2015 में उसने टॉक दी थी। तो उसकी जो टेड टॉक है उसमें भी स्पेसिफिकली सेम यही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। वो अपनी टेड टॉक शुरू करता है फ्लू वायरसेस से, वो बात करता है फ्लू वायरसेस की। अब फ्लू वायरस का हर बंदे को पता है कि एक बहुत फेमस फ्लू वायरस है। हमारे पास सार्स आया, हमारे पास मर्स आया, हमारे पास स्पेनिश फ्लू आया, तो हमारे पास एक एक नॉन इंफॉर्मेशन और नॉन डेटा मौजूद है हमारे पास वायरसेस का, फ्लू वायरसेस का। तो वो फ्लू वायरसेस की बात करता है कि वो क्यों डेडली हैं, क्यों इतने हार्मफुल हैं, हमें उनसे कैसे बचना चाहिए। जब वो ये बात कर लेता है जो हर बंदे को पता है, उसके बाद वो आता है कि आपका जो फ्लू वायरस है वो एक पेंडेमिक में कैसे कन्वर्ट होगा और हमें इससे खतरा क्या है। तो यानी कि जब उसने एक वो बात की कि जो हर बंदे को पता है, जिससे हर बंदा एग्री करता है, फ्लू वायरस से कि फ्लू वायरस जो है वो डेडली होते हैं,
फ्लू वायरस जो है वो आपको मार सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद वो अननोन टेरिटरी में आता है जहां पे वो ये बताता है कि दुनिया जो है वो इस वक्त एक पेंडेमिक की तरफ जा रही है और आप सब जो लोग हैं हमें पूरी दुनिया को पेंडेमिक से खतरा है। अब उसने अपने घर से शुरू किया, नॉन टेरिटरी से शुरू किया, अननोन में आया, उसमें उसने अपने पेंडेमिक का, इस तरह की चीज़ों का जिक्र किया कि दुनिया में इस वक्त हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, हमारे हेल्थ सिस्टम जो है वो इतने कामयाब नहीं है, हम अगर पेंडेमिक आए तो हम मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। वो ये सारी बातें करने के बाद उस टॉक के एंड में वापस नॉन टेरिटरी में आ जाते हैं। एंड में आके वो बात करता है कि दोबारा से सोल्यूशन की, कि हमने स्टार्ट सोल्यूशन से किया, फ्लू वायरसेस है, उनके ये सोल्यूशन है, मेडिसिन है, ये सारा कुछ है। उसने खतरे एक्सप्लेन किए, पेंडेमिक के खतरे क्या होते हैं, और एंड में वो फिर वापस आ गया कि अगर हमने किसी पेंडेमिक से बचना है तो हमें क्या चीजें जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, क्या गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। तो उस पूरी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए उसके जो टेड टॉक थी, अगर आप वो सुने तो उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आए हुए हैं। अब दे वो सिंपल इंफॉर्मेशन रहे, वो कोई कहानी नहीं सुना रहा, लेकिन स्टोरी टेलिंग से मुराद ये है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को, आप अपने कंटेंट को, आप अपनी कम्युनिकेशन को एक स्टोरी के फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं। जैसे एक स्टोरी सुनाई जाती है, जैसे एक स्टोरी प्रेजेंट की जाती है, आप अपने कंटेंट को उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इसमें एक और मजे की एग्जांपल जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि हर कंटेंट, हर हमारी जो स्टोरी होती है, उस स्टोरी के अंदर एक हीरो होता है, एक विलन होता है। आप जो भी स्टोरी उठा के देख लें, दुनिया की कोई भी मूवी उठा के देख लें, कोई भी नॉवल उठा के देख लें, कुछ भी देख लें, एक हीरो होगा, एक विलन होगा। अब वो जो पूरे हमारी वो स्टोरी चलती है, पूरा हमारा जो सेशन चलता है, उसमें हीरो और विलन की आपस में कहीं ना कहीं कोई मुकाबला हो रहा था, कहीं ना कहीं कोई टाकरा हो रहा था, कोई ना कोई लड़ाई हो रही होती है, और एंड में आके उन दोनों में से, हीरो में से या विलन में से कोई एक बंदा जीत जाता है। समटाइम्स विलन जीत जाता है जो कि एक सैड एंडिंग होती है, समटाइम्स हीरो जीत जाता है जो कि एक हैप्पी एंडिंग होती है। तो अब हम अपने कंटेंट में एक विलन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, एक हीरो को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोरोना वायरस की अगर एग्जांपल दूं, तो मैं अगर कोरोना वायरस पे आर्टिकल लिख रहा हूं, तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक विलन। आपकी जितनी भी स्टोरीज होती है ना, आप देखते होंगे वो स्टोरीज एक विलन से शुरू होती है कि एक विलन होता है बहुत खतरनाक है, ये कर रहा है वो, स्पेशली जो बच्चों की स्टोरीज भी अगर आप देखें, अगर आपको शौक है, तो एक बहुत ही खतरनाक किस्म का विलन प्रेजेंट किया होता है। उस विलन से बचने के लिए, बचाने के लिए आपको हीरो आते हैं और उनकी फिर लड़ाई होती है। तो अब आपने सबसे पहले कोरोना वायरस पे अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपने एक विलन प्रेजेंट किया कोरोना वायरस कि ये आपका विलन है, इससे आपको बहुत ज्यादा खतरा है, ये आपकी जान ले सकता है, ये आपको मार सकता है, इससे आपकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे मसले मसाइल आपने डिस्कस किए। लोगों को आपने कंप्लीटली डरा दिया अपने उस विलन के साथ। जब आप अपने अपने उस विलन के साथ लोगों को डरा दिया, आपने अपने आर्टिकल को, अपनी चीज को यहाँ पे नहीं छोड़ना। नाउ व्हाट यू नीड, यू हैव अ विलन, आपने एक स्टोरी एस्टेब्लिश कर ली है कि आपका ये विलन था, इस विलन से आपको इतने खतरात लाक हैं, आपकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, लोग भूख से मरेंगे, लोग वायरस से मरेंगे, ये होगा, वो होगा। उस सारे के बाद आप वापस आगे अपने हीरो के ऊपर। हीरो आपका क्या है? एक वैक्सीन। वैक्सीन आपकी पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से बचा सकती है। तो फिर आपने जब उसके सारे खतरात और हर चीज को डिस्कस कर लिया, तो आप वापस अपनी उस चीज के ऊपर आगे कि आपका एक जो हीरो है, जो एक आपको इस सारे मसले मसाइल से बचा सकते हैं, वो कैसे बचा सकते हैं। तो जब आपने उसका जिक्र किया, तो उस पर आप जब अपने आर्टिकल को एंड करेंगे, तो वो होगी आपकी हैप्पी एंडिंग। कि आपने हीरो से शुरू, विलन से शुरू किया, विलन से लोगों को डराया, विलन सारा दिखाया, सारा कुछ किया। उसके बाद आपने एक हीरो इंट्रोड्यूस करवाया, आपने उस हीरो की स्टोरी सुनाई, हीरो लड़ा अपने विलन से और एंड में आके हीरो जीत गया। सारे लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि सारा कुछ और जो है वो हीरो जीत गया और हैप्पी एंडिंग होगी। तो इस तरह की स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट्स आपके कंटेंट के अंदर जब होंगे, जब आप एक विलन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जब आप एक हीरो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और उसके बाद उसकी बेस पे आप अपना पूरा आर्टिकल या आप अपनी पूरी चीज लिखेंगे, तो उसमें आपको इंगेजमेंट ज्यादा मिलेगी, उस पर आपको व्यूज ज्यादा मिलेंगे, उस पर लोग जो है वो आपके ज्यादा उसको पढ़ना पसंद करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके देख लेता हूँ। अभी आपको चैट में जो लिंक्स भी मिले हैं, आप काइंडली उन लिंक्स को भी ओपन करके वहां पे एक तो कंटेंट आपको जो वो है
पेज पे उस पर रिव्यू भी दे दें, और जो अटेंडेंस वाला है उसको भी आप ओपन करके अटेंडेंस लगा दें, ताकि आपको जो इसका सर्टिफिकेट है वो मिल सके। प्लीज गिव अस टिप्स टू मेक इंप्रेसिव रेज्यूमे फॉर जॉब एप्लीकेशन। लोग शुड बी राइटिंग प्रैक्टिस बिफोर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। कुछ लोग फॉर्मल एग्जांपल्स की बात करें। एग्जांपल्स मैंने बेसिकली अभी हमारी एंड में हम बात करेंगे टोन के ऊपर, कि आपका एक आर्टिकल की टोन क्या होती है। तो उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स शेयर की हुई हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ इस टोन वाली बात में, जो कि हमारे अभी मैं उसकी तरफ ही जा रहा हूँ। तो बस एक चीज और आपके साथ थोड़ी सी शेयर करके तो फिर मैं आपके जो है वो टोन वाली बात पे आता हूँ, कि उस कैसे हम प्रैक्टिकली आपके कंटेंट को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल थोड़ी सी शामिल है इसके वर्कशॉप के अंदर, आप फिक्र ना करें, अभी वो आएगी एंड वाली साइड पे। अच्छा, उसके बाद अगर हम चले, कुछ कंटेंट राइटिंग की मिथ्स जो है वो बहुत फेमस है, कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखी कि आपके इफेक्टिव कंटेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या क्या होती हैं, और आपका जो कंटेंट है वो ज्यादा इफेक्टिव कैसे हो सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी मिथ्स शेयर करता हूँ कि जो आप सब लोगों ने सुनी होंगी, आप सब लोगों ने उसके बारे में, आपके बल्कि काफी लोग उस पर बिलीव भी करते होंगे। तो सबसे पहली जो मिथ जो बहुत कॉमन है कंटेंट राइटिंग के बारे में, योर कंटेंट शुड बी वर्बोस, कि आपकी जो वोकैबुलरी है कंटेंट के अंदर वो बहुत कमाल की होनी चाहिए। आपके जो अंग्रेजी के अल्फाज है अंदर, जो अल्फाज का चुनाव है वो बहुत कमाल का होना चाहिए आपके कंटेंट के अंदर। आपने बहुत हैवी इंग्लिश लिखी हुई है, आपने कोई बहुत ही हैवी हैवी अल्फाज जो है वो यूज किए हुए हैं। तो लेट मी टेल यू, अगर आपने अपने कंटेंट के अंदर बहुत हैवी वोकैबुलरी लिखी हुई है, आपने बहुत हैवी अल्फाज लिखे हुए हैं, आपने ऐसे अल्फाज लिखे हुए हैं जिनका लोगों को नहीं पता, ये इज नॉट गुड, इट इज पैथेटिक। एग्जांपल, आप सब भी सक्सेसफुल नहीं होता ऐसा कंटेंट राइटर। सिंपल इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। आपकी वोकैबुलरी जितनी सिंपल होगी, जितनी आसान होगी, जितनी इजी टू अंडरस्टैंड होगी, आपका कंटेंट उतना ही अच्छा होगा, आपके इंगेजमेंट कंटेंट पे उतनी ही ज्यादा होगी, और आपके जो लोग हैं, लोग आपको उतना ही ज्यादा पसंद करेंगे। तो आप में से जो लोग इस बात पे परेशान हो रहे हैं कि हमारी वोकैबुलरी नहीं अच्छी, तो हम कंटेंट अच्छा नहीं लिख सकते। हमें हमारी वोकैबुलरी कम है, कि हम शुरू से, लेट्स सपोज हमने इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं की शुरू से, हमने उर्दू मीडियम पढ़ा है, या हमने ऐसे स्कूल में पढ़ा है जहाँ पे हमें अंग्रेजी की प्रैक्टिस नहीं करवाई गई सही, तो हम अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकते। यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। कंटेंट इज ऑलवेज सिंपल, गुड कंटेंट इज ऑलवेज सिंपल। जितना सिंपल होगा, जितना आसान होगा, उतना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं उसमें ये होने के काम की नहीं है, और दूसरी तरफ एक बंदा है, उसने लिखा दिस वर्क इज स्टार्टिंग। अब मतलब दोनों का एग्जैक्टली सेम है, द वर्क इज कमेंसिंग या द वर्क इज स्टार्टिंग। लेकिन पढ़ने में आसान कौन सा है, द वर्क इज स्टार्टिंग, क्योंकि जो स्टार्ट का वर्ड है, हर बंदा उस वर्ड से फेमिलियर है, हर बंदा उस वर्ड को जानता है, हर बंदे ने वो वर्ड यूज किया हुआ है। तो मेरे मुताबिक अगर आप किसी भी कंटेंट राइटर को दिखाएंगे या किसी भी बंदे को दिखाएंगे, तो उसके मुताबिक भी जो कंटेंट है आपका, जिसमें ये स्टार्ट का वर्ड यूज किया हुआ है कमेंट्स के बजाय, वो ज्यादा अच्छा होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो आपने हमेशा ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करनी है, ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी है जो बहुत ज्यादा सिंपल हो, जो बहुत ज्यादा आसान हो। तो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। फिर सेकंड चीज, लोग बिलीव करते हैं कि आप कोई बंदा है जिसकी ग्रामर बहुत अच्छी है, तो इट मीन्स उसका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। यानी कि गुड ग्रामर इज डायरेक्टली लिंक टू गुड कंटेंट। तो ये मिथ भी बिल्कुल गलत है, कि अगर आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता है, अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का पता है, टेंसेस का पता है, तो कंटेंट में आपको हेल्प तो मिल जाएगी। ऑब्वियसली आपको हेल्प मिलेगी, आपका कंटेंट थोड़ा बेहतर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ग्रामर जान लेना जो है वो आपकी कंटेंट राइटिंग नहीं है। यानी कि आपकी ग्रामर चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, आपको ग्रामर के सारे रूल्स पता हैं, सारी चीजें पता हैं। कंटेंट राइटिंग इज बेसिकली प्रैक्टिस।
कंटेंट राइटिंग इज एन आर्ट। आर्ट की आप प्रैक्टिस करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप उसमें जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। जैसे पेंटिंग है, अब पेंटिंग की आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से पेंटिंग नहीं करेंगे आपको पेंटिंग नहीं आएगी। आप क्रिकेट खेलते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि जी मैं आपको एक बुक देता हूँ जिसमें आप क्रिकेट खेलने को पढ़ें, जिसमें लिखे हुए क्रिकेट के सारे रूल्स, सारी चीज़ें कि आपने क्रिकेट कैसे खेलना है। आप पूरा एक साल उस बुक को पढ़ते हैं, पूरा एक साल उस बुक को पढ़ने के बाद मैं आपको पिच पे लाके खड़ा कर देता हूँ, और फिर उसका एक कोई बॉलर जो आपको बॉल करवाते हैं, तो क्या आप सक्सेसफुली खेल सकते हैं एक साल क्रिकेट की बुक पढ़ने के बाद? नेवर, कभी भी नहीं। क्योंकि आपकी जो क्रिकेट है या आपकी जो कोई भी स्पोर्ट है वो आपको पढ़ने से नहीं आएगी, वो आपको खेलने से आएगी, वो आपको प्रैक्टिस से आएगी। जब आप पिच पे जाके रोज जाके उसकी प्रैक्टिस करेंगे, रोज बॉल्स को फेस करेंगे, रोज फील्डिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे रोज, तब आपको क्रिकेट आएगी। तो सेम गोज विद कंटेंट राइटिंग और एनी अदर स्किल। जब तक आप इसी ग्रामर की बैठ के घर डिटेल्स पढ़ते रहेंगे, ग्रामर होती क्या है, कैसे यूज होती है, वोकैबुलरी आप अपनी इंक्रीज करते रहें, लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपका कंटेंट जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा, आपकी कंटेंट राइटिंग इम्प्रूव नहीं होगी। एक और एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमारी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, उन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज से हर साल इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं। लेट्स सपोज मैकेनिकल इंजीनियर है या ऑटोमोटिव इंजीनियर है जिसने गाड़ियों के बारे में पढ़ा है, तो वो जो एक बंदा 4 साल की डिग्री लेके निकला है हमारी उस यूनिवर्सिटी से, उसको अगर हम मुकाबले पे खड़ा करें एक लोकल शॉप के मैकेनिक के साथ, वो मैकेनिक जो अनपढ़ है, जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास सिर्फ 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस है दुकान पे काम करने का, कोई डिग्री नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई इल्म नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है किसी शॉप पे काम करने का, गाड़ियों को ठीक करने का एक्सपीरियंस है, उस बंदे के पास गाड़ियों का ज्यादा नॉलेज होगा आपके उस ऑटोमोटिव इंजीनियर से, आपके उस मैकेनिकल इंजीनियर से, क्योंकि उसने 4 साल, 5 साल, 10 साल अपनी जिंदगी के गाड़ियों को ठीक करने में, उन चीजों को देखने में गुजारे हैं। तो इसी तरह कंटेंट है कि अगर कुछ लोग समझते हैं कि हमारे पास मार्केटिंग की या इंग्लिश की डिग्री होनी चाहिए, तो अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है इंग्लिश की या मार्केटिंग की, यू कैन स्टिल बिकम अ गुड कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर्स आर नॉट बॉर्न। अगर आप ये सोचते हैं ना कि कंटेंट, अच्छा कंटेंट राइटर पैदा होते हैं, तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आप प्रैक्टिस के साथ अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। और फिर उसके बाद कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो कंटेंट राइटर्स होते हैं, कंटेंट राइटर्स ब्रोक होते हैं, इस फील्ड में पैसा नहीं है, वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते। तो ये जो बात है, मिथ है, ये भी कम्प्लीटली गलत है। कंटेंट राइटिंग इज योर फुल टाइम जॉब। अगर आप अच्छा कंटेंट लिखते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग करते हैं या आप कहीं भी काम करते हैं, तो आप उससे आप अपनी जो लिविंग है वो इजीली अर्न कर सकते हैं। इसमें ये बात नहीं है कि इसमें अगर आपने कंटेंट राइटिंग सीख ली है या की है तो आप पैसे नहीं कमा सकते, या इसमें काम नहीं होगा, या आप भूखे मरेंगे, या आपको कुछ काम नहीं मिलेगा। ये बात, ये चीज़ जो है ना, ये कम्प्लीटली गलत है। तो इसके बाद मैं अभी आपके साथ कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करता हूँ इफेक्टिव कंटेंट की। तो उसके बाद जो है वो हम वापस आते हैं आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे। तो सबसे पहले आपके साथ मैं एक वो शेयर कर लूँ, अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ, जहाँ पे मैं आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। जो लोग अभी प्रैक्टिकल का कह रहे थे, तो मैं आपके साथ एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ अच्छे कंटेंट की। आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? अगर किसी को स्क्रीन का इशू आ रहा है तो वो बता दें, मैंने आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर की है। ठीक है। अभी मुझे किसी ने ये मैसेज किया है, गुलाम मुस्तफ़ा, आप काइंडली पीएनवाई के डायरेक्ट, मुझे आपके इशू का आइडिया नहीं है, आप डायरेक्टली पीएनवाई के पेज पे कांटेक्ट कर लें, या उनका जो ऑफिशियल नंबर मौजूद है आप उस पर कांटेक्ट कर लें। होपफुली आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए मैं आपकी क्यूरी का आंसर नहीं कर सकता कि अगर आपका कोई इशू आ भी रहा है इस तरह का। अच्छा, अब आपके सामने जो मैंने स्क्रीन शेयर की है उस पर बेसिकली आपको टोन लिखा नजर आ रहा होगा कि आपको कोई भी बात होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसमें एक स्पेसिफिक टोन होती है।
जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अब मेरी बात की एक टोन होगी, उस टोन को जज करके आप अंदाजा लगाएंगे कि मेरी जो बात है वो कितनी अच्छी है, या क्या उस बात को फॉलो करना है या नहीं करना। अब अगर मैं बहुत ऊंची बोल रहा हूँ तो शायद आपको लगे कि मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ, या मैं अगर बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ, धीमा बोल रहा हूँ, तो आपको लगे मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। तो मेरी उस लहजे के उतार चढ़ाव को देख के आप अंदाजा करेंगे मेरी बात का कि मैं क्या कह रहा हूँ और मेरी बात का क्या मतलब है। अब हो सकता है बात सेम हो लेकिन डिफरेंट लहजे में की जाएगी तो वो गलत कंसिडर होगी। आपने कई दफा देखा होगा कि किसी बंदे के साथ कोई बंदा आपसे बात करते हैं तो बेशक बात वो बिल्कुल जेन्युइन कर रहे हैं, उसकी बात 100% ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ऑफेंड हो जाते हैं उसकी बात से। क्यों? क्योंकि वो जिस लहजे में बात कर रहा है वो लहजा जो है वो नहीं ठीक। वो लहजा जो है वो ऐसा है कि जो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करते थे, या जो आप कहते हैं कि जी मेरे शायाने शान नहीं है ये लहजा। तो आप उसकी बात से, उसके इशू से, उसकी चीज़ से जो है वो एक तरह से गुस्सा कर जाते हैं। तो बेसिकली वो सिर्फ होता है उसकी टोन की वजह से, कि यानी कि उसकी बात करने की या उसके काम करने की जो टोन है ना, वो नहीं ठीक थी, जिसकी वजह से जो है वो बात बेशक ठीक थी, लेकिन आप उस बात से ऑफेंड हो गए और आपको उस बात का बुरा लगा। तो सेम हैपेंस इन कंटेंट। कंटेंट के अंदर आपकी एक स्पेसिफिकली टोन एस्टेब्लिश होती है। अगर आप अच्छी टोन में बात कर रहे हैं तो आपका रीडर आपसे इंगेज करेगा, आपकी बात से कन्विंस होगा, आपकी बात सुनेगा। अगर आप की टोन ठीक नहीं है, अगर आपकी टोन अच्छी नहीं है, तो आपका जो रीडर है, आपकी जो ऑडियंस है, वो हो सकता है आपकी ठीक बात से भी ऑफेंड हो जाए। अब जो बेसिकली टोन होती है वो आपका आपके रीडर के साथ एक रिश्ता होता है। अब आप उस रिश्ते को कैसे स्टेब्लिश करते हैं ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि रीडर आपके कंटेंट को किस तरीके से देखे। एग्जांपल्स हम देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जो लोग प्रैक्टिकल का कह रहे थे बार बार। टोन को हम कैसे कैसे जो है वो सेट कर सकते हैं। आपके सामने 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, 3 सेंटेंसेस अगर आपको नजर आ रहे हो तो पहले है द लॉयल सिटीजन वर्किंग हार्ड फॉर इमरान खान। फिर उसके बाद सेकंड लिखा हुआ है द डिल्यूजनल एकोलाइट्स ऑफ इमरान खान। और थर्ड पे लिखा हुआ है इमरान खान पॉलिटिकल सपोर्टर्स। तो अब तीनों में बेसिकली इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं उनको मुखातिब किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है कि ये लोग इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, उनको रेफर किया जा रहा है। अब आपने मुझे बताना है कि इन तीनों में से आपको किस वाले से क्या वाइब आती है। क्या आपको लगता है इन तीनों कंटेंट से, तीनों को पढ़ के आपके माइंड में क्या बात आती है। जो सेकंड वाला सेंटेंस है डिल्यूजनल एकोलाइट्स, अगर आपको उसका आइडिया ना हो तो डिल्यूजनल एकोलाइट्स ऐसे लोगों को कहते हैं जो किसी की बात पे बगैर सोचे समझे अमल करते हैं, बगैर सोचे समझे यकीन करते हैं। यानी कि अंधी तकलीद जिसको हम कहते हैं ना, उसको हम डिल्यूजनल एकोलाइट्स कहते हैं कि ये लोग अंधी तकलीद कर रहे हैं। तो आपने इन तीनों फिक्रों का चैट में सेंड करें कि आपको क्या वाइब आ रही है तीनों सेंटेंसेस से। पहले से आपको क्या लगता है, दूसरे से क्या लगता है और तीसरे से क्या लगता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सेकंड जजमेंटल है, थर्ड न्यूट्रल है। आसिफा खान कह रही हैं सेकंड सेंटेंस इज यूजिंग फॉर जजमेंट और फर्स्ट वन इज फॉर अप्रिशिएट। ठीक है, काफी लोग आप सेंड कर रहे हैं चैट में पॉजिटिव, अप्रिसिएशन, नेगेटिव, न्यूट्रल। काफी लोगों ने अपने से बीच में से ठीक गैस किया है कि जो पहले वाला है जिसमें हमने लिखा हुआ है द लॉयल सिटीजन वर्किंग हार्ड फॉर इमरान खान, तो बेसिकली उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि किसी ऐसे बंदे ने लिखा है जो इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टर है या बहुत बड़ा फॉलोअर है। और जो सेकंड सेंटेंस है डिल्यूजनल एकोलाइट्स ऑफ इमरान खान, वो किसी ऐसे बंदे ने लिखा है जो कि इमरान खान के खिलाफ है या उसको सपोर्ट नहीं करता या उसका मुखालिफ है। अब इसकी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप सब लोगों ने लाइव देखी भी होगी, आप सब लोग न्यूज़ तो देखते ही होंगे।
तो न्यूज़ में आप जब भी जो है वो लेट्स सपोज आप लगाते हैं ARY न्यूज़, तो ARY न्यूज़ पे आपको पहली एग्जांपल मिलेगी, द लॉयल सिटीजन वर्किंग हार्ड फॉर इमरान खान। वो उसकी तारीफें कर रहे होंगे, उसके सपोर्टर्स की तारीफें कर रहे होंगे और इस तरह के अप्रिसिएशन के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होंगे। उनकी जो टोन है वो इस तरह की होगी। अगर आप कोई और न्यूज़ चैनल लगाते हैं जैसे कि जियो न्यूज़ है या कोई इस तरह का न्यूज़ चैनल है जो कि इमरान खान के मुखालिफ है, तो उसमें आपको सेकंड सेंटेंस मिलेगा। उसमें आपको ऐसा फिक्रा लिखा मिलेगा कि इमरान खान की तकलीद करने वाले उन्होंने ये कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो ये दोनों चीजें गलत हैं। जबकि तीसरा सेंटेंस देखें तो तीसरे सेंटेंस में ना तारीफ की गई है ना बुरा भला कहा गया है। तो जो तीसरा सेंटेंस है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि परफेक्ट एग्जाम्पल है एक न्यूट्रल कंटेंट की, कि आप का जो कंटेंट है उसमें आप किसी एक बंदे को सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी एक बंदे की हिमायत नहीं कर रहे, आप न्यूट्रल वे में अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। आप न्यूट्रल वे में अपनी बात करें, आप न्यूट्रल वे में अपनी चीज बता रहे हैं। तो वर्ड चॉइसेस के थ्रू आपकी जो टोन है आप उसको इजीली सेट कर सकते हैं और इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि आपने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये अल्फाज आपको वो बताएंगे कि उस बंदे का नजरिया कैसे। पहले वाले बंदे को पढ़ के आपको लगेगा इमरान खान का सपोर्टर है, दूसरे वाले को पढ़ के लगेगा मुखालिफ है, तीसरे वाले को पढ़ के लगेगा बिल्कुल किसी न्यूट्रल बंदे ने जेन्युइन बात की हुई है। तो आपने जो आप अल्फाज होते हैं उनको इस तरीके से सिलेक्ट करना होता है कि उसको पढ़ के जो बंदे को आपकी टोन है वो बिल्कुल न्यूट्रल लगे। अच्छा, अल्फाज के अलावा हम कैसे कर सकते हैं टोन को सेट? सेकंड तरीका आपकी टोन को सेट करने का होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि हमने अपने सेंटेंस को किस तरीके से यूज किया। क्या वो एक्टिव वाइज सेंटेंस है, क्या वो पैसिव वाइज सेंटेंस है, उसमें मैंने स्ट्रक्चर क्या फॉलो किया है उस सेंटेंस के अंदर, उसकी बेस पे हमारी जो है वो टोन वो सेट होगी, वो डिटरमन होगी। अब आप ये दो सेंटेंसेस पढ़ें जो आपके सामने अभी लिखे हुए हैं स्क्रीन पे। पहला सेंटेंस है द सेनेटर मेड सम वेरी सीरियस मिस्टेक्स, और सेकंड सेंटेंस है वेरी सीरियस मिस्टेक्स वर मेड। तो पहले बात ऑलमोस्ट दोनों सेंटेंसेस में आप देखें सेम हो रही है कि पहले में बताया जा रहा है कि कोई गलती हुई है, लेकिन साथ ये भी मेंशन किया जा रहा है कि वो गलती किससे हुई है, किसने की है वो गलती। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है अगर आप उसको देखें तो उसमें लिखा हुआ वेरी सीरियस मिस्टेक्स वर मेड, लेकिन किसी बंदे का स्पेसिफिकली नाम नहीं मेंशन किया हुआ। ये नहीं बताया गया कि वो गलती किसने की है। तो पहले वाले सेंटेंस से हमें ये वाइब आती है, ये टोन आती है कि आपका मेन फोकस है उस बंदे के ऊपर। आप देखिए पहले किसका जिक्र हो रहा है, पहले सेनेटर का जिक्र हो रहा है, फिर गलती का जिक्र हो रहा है कि द सेनेटर मेड सम वेरी सीरियस मिस्टेक। तो पहले सेनेटर का जिक्र हो रहा है कि सेनेटर ने कोई गलती की है, उसके बाद गलती की बात आ रही है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में गलती का जिक्र हो रहा है, सेनेटर का जिक्र नहीं हो रहा, यानी कि यू आर फोकसिंग ऑन द मिस्टेक। तो आपको इस बात से गरज नहीं है कि गलती किसने की, आपको गरज है इस बात से कि गलती हुई क्या, और आप उस गलती को ठीक करना चाहते हैं या आप उस गलती को रोशनी में लेके आना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक और बड़ी मजे की चीज ये भी है कि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ टोन का जो आइडिया है ना, तो बैकग्राउंड अगर का किसी को इशू आ रहा था तो बैकग्राउंड नॉइज जो है आप कम हो गया, खत्म हो गया, उसको आप देख लें। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी रिसेंटली आपने एक एग्जांपल देखी होगी, आपने बात देखी होगी कि एक रिसेंटली एक इशू हुआ था कर्नल की बीवी वाला, कि एक वो खातून थी, उन्होंने पुलिस वाले के साथ किसी नाके पे बदतमीजी की, जो कि बाद में सोशल मीडिया पे और बहुत ज्यादा जो है वो न्यूज में भी फेमस हुआ। अब उसमें डिफरेंट टीवी चैनल ने डिफरेंट किस्म की हेडलाइंस दी, डिफरेंट किस्म के उन्होंने आर्टिकल्स की जो हेडलाइंस है ना वो लिखी। अब उसमें स्पेसिफिकली एक मजे की एग्जांपल थी एयरवे न्यूज की, कि एयरवे न्यूज ने ना एक हेडलाइन दी, उन्होंने लिखा कि खातून अपने आप को बासर शख्सियत की बीवी बता रही थी, खातून अपने आप को बासर शख्सियत की बीवी बता रही थी। तो अब उस बात में, उस सेंटेंस में, उस चीज पे लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसको सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर दिया
कि ये लोग जो हैं ये बूट चाट रहे हैं और ये लोग जो हैं उसका नाम क्यों नहीं ले रहे कल्प्रिट का, उसको उसके बारे में बता क्यों नहीं रहे, उसकी उसको उसको सामने क्यों नहीं ला रहे लोगों के। तो वो उनकी वो जो एक चीज थी उस बंदे का नाम छुपाने वाली, वो बैकफायर कर गई। तो इस तरह का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है टोन वाला, उसमें आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि एक तरफ तो आपकी टोन को जो ठीक करने का मकसद है, ठीक करने का तरीका है, वो कई दफा बैकफायर भी कर जाता है। कि आपने जैसे आपने ये गलती को तो मेंशन कर दिया, आपने गलती को तो मेंशन कर दिया कि क्या गलती हो रही है, लेकिन आपने उस बंदे का नाम नहीं मेंशन किया, तो एक तरह से आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करता है कि आपको गलती से गर्ज है, आपको उस बंदे से गर्ज नहीं है। लेकिन सेम उसी दूसरी तरफ कई दफा लोग आपकी इस बात से ऑफेंड भी हो सकते हैं कि आप उस बंदे को या उस मुजरिम को या उस कल्प्रिट को जो है वो सामने क्यों नहीं लेके आ रहे, उस बंदे का नाम क्यों नहीं जाहिर कर रहे। तो इसमें इस बहुत फाइन लाइन है जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर का टोन को सेट करने में। कुछ लोगों ने जिन्होंने हैंड रेज किया है वो काइंडली चैट में ही अपना क्वेश्चन भेज दें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई कंसर्न है तो आप चैट में ही भेज दें। अगर आपको कोई फीडबैक है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप चैट में भेज दो। गुलाम मुस्तफ़ा, आप जो इशू की बात करें, मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ही आपके इशू का कुछ कर सकती है, क्योंकि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी जो है मामलात का आइडिया नहीं है। तो आप काइंडली जो ऑफिशियल पीएनवाई का फ़ोन नंबर है, आप उस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर लें, शायद आपको वहाँ से कोई हेल्प मिल जाए। मैं उसके बारे में आपको जो है कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं सिर्फ इंस्ट्रक्टर हूँ। एडमिशन और सर्टिफिकेट्स के मामलात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास जो तीसरा तरीका हो सकता है आपकी टोन को सेट करने का, हम वो देखते हैं वो क्या हो सकते हैं। अब आपके आपके सामने एक और गेन एग्जांपल लिखी नजर आई है, आ रही होगी आप सबको। तो आप एक बार इस एग्जांपल को पढ़ें, पहले सेंटेंस को और दूसरे सेंटेंस को, और आप मुझे बताएं आपको इनसे क्या फील आ रही है। अब पहला सेंटेंस है, एक बेसिकली मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूँ कि एक स्टूडेंट जो है वो आपकी अपने किसी प्रोफेसर को मैसेज कर रहे हैं, अपने किसी प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं। तो उसने दो तरीकों से ईमेल लिखी है। ईमेल के अंदर बात एक ही हो रही है, लेकिन अगर आप देखें तो दोनों में कंटेंट डिफरेंट है। तो अब आपने मुझे बताना है कि आपको पहले से क्या फील आ रही है और दूसरे से क्या फील आ रही है। प्लीज सेंड योर आंसर्स इन चैट कि आपको पहले सेंटेंस से क्या लगता है और दूसरे सेंटेंस से क्या लगता है। काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट जो है वो नेगेटिव है और जो सेकंड है वो पॉजिटिव है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फर्स्ट है वो इनफॉर्मल और सेकंड वाला जो है वो फॉर्मल है। तो ऑलमोस्ट बात कुछ इसी तरह की। अगर आप पहले वाले पे गौर करें, पहले वाले सेंटेंस पे, तो पहले वाले सेंटेंस में वो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है स्टूडेंट के आई लुक्ड एट माई ग्रेड, मोस्ट ऑफ योर कमेंट्स आर अनक्लियर और कंफ्यूजिंग, सो आई डोंट नो व्हाट टू डू टू रिवाइज माई पेपर। तो बेसिकली उसमें वो प्रोफेसर को कह रहा है कि आपने जो कमेंट्स दिए हैं मेरे उस असाइनमेंट पे, मेरे पेपर के ऊपर, तो वो जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपकी फीडबैक है, वो अनक्लियर है, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। आपने गलती की, आपने मिस्टेक किया, मुझे क्लियर करें, मुझे बताएं, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं क्या करूं। तो पहले वाले से ऐसी वाइब जा रही है कि आप प्रोफेसर को ब्लेम कर रहे हैं, आप अपनी गलती एडमिट नहीं कर रहे, आप प्रोफेसर को ब्लेम कर रहे हैं कि सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपने जो भी किया ना गलत किया है, आपने मुझे फीडबैक गलत दी है, आपने मुझे कमेंट्स गलत दिए हैं। अब अगर आप खुद भी प्रोफेसर हों या आप किसी अपने प्रोफेसर को करें, तो वो लाजमी बात है, या मेजोरिटी केसेस में वो आपके पहले मैसेज से ऑफेंड हो जाएगा।
वो समझेगा कि जो स्टूडेंट है ये मुझे ब्लेम कर रहे हैं, ये स्टूडेंट कह रहा है कि मेरी असाइनमेंट में कोई गलती नहीं है, मेरे पेपर में कोई गलती नहीं है, तुमने जो फीडबैक मुझे दिया है, तुमने जो कमेंट्स दिए हैं वो अनक्लियर हैं, तो उनको ठीक करो, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। लेकिन अगर आप सेकंड वाला देखें तो सेकंड वाले में बात हो रही है आई स्टार्टेड टू रिवाइज माई पेपर फ्रॉम योर कमेंट्स। तो सबसे पहले तो आप उसे ये वाइब दे रहे हैं कि आपने जो फीडबैक दिया, कमेंट्स दिए, उनको मैंने पढ़ा है, उनको मैंने देखे है, उनकी बेस पे मैंने पेपर को इम्प्रूव करने की कोशिश भी की है, बट स्टिल यू से आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड सम ऑफ देम। अब आप उसमें अपनी कम इल्मी का इजहार कर रहे हैं। अब ये नहीं कह रहे कि योर कमेंट्स आर आप ये नहीं कह रहे कि योर कमेंट्स आर अनक्लियर या योर कमेंट्स आर कंफ्यूजिंग, यू आर सेइंग आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड। यानी कि आप उसे ब्लेम नहीं कर रहे कि तुमने गलत फीडबैक दिया, आप अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हैं कि सर मेरी कम इल्मी है, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपके कमेंट्स को जो है वो समझ नहीं सका। फिर साथ ही आप उसे मिलने का भी सजेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज मुझे मिलने का मौका दें ताकि मैं उन क्वेश्चंस का आंसर ले सकूं। तो जब वो सेकंड वाला आप ईमेल या मैसेज किसी भी प्रोफेसर को करेंगे तो वो समझेगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी, आप एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं जो अपनी गलती को खुद एडमिट भी कर रहे हैं और उसकी बेस पे जो है वो फीडबैक को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं या फीडबैक को ठीक करना चाह रहे हैं। तो इस बात के मोस्ट चांसेस हैं कि वो आपको मिलने का मौका भी देगा और आपके ग्रेड को रिवाइज भी करेगा और आपके ग्रेड को इम्प्रूव भी करेगा। तो ये हमारा बेसिकली पर्सपेक्टिव डिसाइड करता है कि हमारे टोन की, हमारे कंटेंट की टोन क्या होगी। दोनों में बात सेम हो रही है कि कमेंट्स की आपको समझ नहीं आया और आपने प्रोफेसर से मिलना है, लेकिन आपने पहले में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात की, आपने पहले में ब्लेम करने के पर्सपेक्टिव से बात की और सेकंड वाले में आपने ब्लेम अपने ऊपर लेने के पर्सपेक्टिव से बात की। तो दोनों के पर्सपेक्टिव के डिफरेंस से आपकी जो टोन है कंटेंट की वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी, वो कंप्लीटली चेंज हो गई। अब हम आते हैं पावर ऑफ कंटेंट राइटिंग। अगर आपको इस वर्कशॉप का नाम अगर किसी भी आदमी को याद हो, किसी बंदे को याद हो, तो इसका नाम है द पावर ऑफ कंटेंट राइटिंग। POWER। आप देख रहे होंगे कि पावर कैपिटलाइज करके लिखा गया है। तो बेसिकली जो पावर का वर्ड है इसका मकसद ये है कि हमारे कंटेंट राइटिंग की मेथडोलॉजी है जिसको हम पावर के नाम से बुलाते हैं या मुखातिब करते हैं। P मीन्स प्लान, O मीन्स ऑर्गेनाइज, W मीन्स राइट, E मीन्स इवेल्युएट और R मीन्स रिवाइज। तो बेसिकली आपकी एक स्ट्रेटेजी होती है कोई भी अच्छा कंटेंट लिखने की कि आप पहले प्लान करते हैं बैठ के, जो सबसे पहले आपको बताया टारगेटेड कंटेंट, कि आपने सोचना है मैंने क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है, क्यों लिखना है, क्या क्या चीजें अंदर शामिल होंगी, टॉपिक का नाम क्या होगा, हेडलाइन क्या होगी। तो आप ऐसी चीजें सारी पहले बैठ के प्लान करते हैं। फिर उसके बाद आप रिसर्च करते हैं जिसको हम ऑर्गेनाइज भी कह सकते हैं, कि आपने गूगल पे गए, इंटरनेट पे गए, आपने कोई बुक पढ़ी, आपने कोई वीडियो देखी, आपने कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ा, कोई भी चीज पढ़ी अपने टॉपिक को थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। तो जब आपने रिसर्च कर ली है, आपने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया है, फिर आप लिखना शुरू करते हैं, आप एक ड्राफ्ट लिखते हैं। फिर आप उसको इवेल्युएट करते हैं कि इसमें टोन ठीक है या नहीं ठीक, स्पेलिंग ठीक है या नहीं ठीक, ग्रामर ठीक है या नहीं ठीक। उन चीज़ों को जज करने के बाद आप उसको रिवाइज करते हैं, एडिट करते हैं जो भी मिस्टेक्स हो, और वो आपका एक परफेक्ट और इफेक्टिव कंटेंट बन जाता है। तो आप लोगों में से जो लोग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग तो इस मेथडोलॉजी को फॉलो करेंगे, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता आपको कंटेंट की हैबिट डेवलप हो जाएगी और आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन जाएंगे, जो कि मुझे उम्मीद है आप सब लोग बनेंगे अच्छे कंटेंट राइटर्स, तो उसके बाद जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। मेरी भी जो स्ट्रेटेजी होती है कंटेंट की वो कुछ इसी तरह की होती है। फिर आप किसी एक स्पेसिफिक लीनियर मेथड को फॉलो नहीं करते। आप आपके माइंड में कोई ख्याल आता है, आप उस पर ख्याल पे लिखना शुरू करते हैं। लिखने के बाद आपके दिमाग में ख्याल आता है कि नहीं मैंने तो उस पर रिसर्च करें थी, आप वापस जाके उस पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च के दौरान आपको ख्याल आता है कि नहीं इसमें तो ये चीज़ ऐड हो सकती थी, आप उसको ऐड करके उसका टॉपिक चेंज कर लेते हैं। तो एक मिक्स्ड मेथडोलॉजी होती है जिसको आप फॉलो करते हैं कि आप सारी चीज़ें साइड बाय साइड कर रहे होते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस तरह की मेथडोलॉजी को फॉलो करेंगे और जिसकी बेस पे आपका जो कंटेंट है उसको आप लिखेंगे। अब इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि हमारी जो इसकी वर्कशॉप होती है कंटेंट राइटिंग की, सॉरी वर्कशॉप नहीं, हमारा जो कोर्स होता है 2 माह का, उस कोर्स में हम किसी एक स्पेसिफिक कंटेंट राइटिंग को नहीं देखते। हम आपको टेक्निकल राइटिंग नहीं सिखाते, हम आपको एकेडमिक राइटिंग नहीं सिखाते, हम आपको एसईओ नहीं सिखाते, हम आपको एक चीज़ नहीं सिखाते, हम आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं साइड बाय साइड। आप प्रपोजल लिखना भी सीखते हैं। कुछ लोग अभी रेज्यूमे और कवर लेटर का पूछ रहे थे, तो आप कवर लेटर को भी आपको सिखाया जाता है लिखना।
रेज्यूमे लिखना सिखाया जाता है, आपको ईमेल लिखना सिखाया जाता है, आपको एसईओ का कंटेंट लिखना सिखाया जाता है, आर्टिकल लिखना सिखाया जाता है। यानी कि जितनी भी फील्ड्स हैं, हम हर वीक में एक न्यू फील्ड को एक्सप्लोर करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। उसकी असाइनमेंट होती है कि अभी जो मेरी अभी कंटेंट राइटिंग का राइट नाउ कोर्स चल रहा है, उसमें इस वीक में हमने प्रपोजल के बारे में पढ़ा था, प्रपोजल और कवर लेटर। तो इस वीक बच्चों ने प्रपोजल और कवर लेटर दोनों को लिख के सबमिट करवाना है। तो क्लास के दौरान उनका प्रपोजल जो है वो सबके सामने पढ़ के सुनाया जाता है, उसके अंदर गलतियां निकाली जाती हैं। कवर लेटर को पढ़ के सुनाया जाता है, उसके अंदर गलतियां निकाली जाती हैं। तो हर चीज की आपकी प्रैक्टिस होती है, आप किसी एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं रहते। फिर कोर्स के बाद आपको जिस चीज में इंटरेस्ट डेवलप हो, आप उस चीज की तरफ जाके उस चीज की कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप किसी एक स्पेसिफिक चीज पे लिमिटेड रहेंगे, आप हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लोर करेंगे। हमारा जो सेशन है वो यहीं तक था। वर्कशॉप में जो कंटेंट मेरी साइड से था, अब आपके जो क्वेश्चंस और क्यूरीज होंगी, मैं उनका आंसर करूंगा वन बाय वन। आप अपने क्वेश्चंस, क्यूरीज, कोई भी इश्यूज हैं आप पूछें, तो मैं उनका आपको जो है वो बताता जाता हूँ साथ साथ। आप चैट में ही सेंड करते जाएं, क्योंकि अगर माइक अनम्यूट किया तो काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो फिजिबल नहीं होगा। तो आप चैट में अपनी क्यूरीज जो है वो सेंड करते जाएं सब लोग साथ साथ। अच्छा, अभी आप में से अब्दुल्ला, आप पूछ रहे हैं ब्लॉग और कंटेंट राइटिंग का। तो बेसिकली इसमें आप इस क्वेश्चन का आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा अगर आप इसको सोचें कि ब्लॉग होता क्या है बेसिकली। यानी कि अगर आप देखें, ब्लॉग जो है बेसिकली आपका एक आर्टिकल ही होता है। ब्लॉग इज नथिंग मोर देन एन आर्टिकल, कि आप कोई अपनी थॉट शेयर कर रहे हैं, आप कोई अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, आपके माइंड में कोई चीज आई और आप चीज को लिख के उसको शेयर कर रहे हैं। तो आपका जो ब्लॉग है बेसिकली वो इट सेल्फ कंटेंट राइटिंग की ही एक फील्ड है, कि उसमें आप कुछ ना कुछ अंग्रेजी में लिख के, या अंग्रेजी में मोस्टली होता है इंटरनेट पे सारा कुछ, तो आप उसको अंग्रेजी में लिख के शेयर करें। तो आपका जो ब्लॉग है वो इट सेल्फ कंटेंट राइटिंग की एक छोटी फील्ड है। मेन फील्ड कंटेंट राइटिंग है, बड़ी फील्ड। उसके अंदर फिर जो ब्लॉगिंग है वो एक सब फील्ड है उसकी। जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर वेब डेवलपमेंट है, या प्रोग्रामिंग के अंदर पीएचपी है, या एचटीएमएल, इस तरह की चीजें हैं। तो अब मेन फील्ड है कंटेंट राइटिंग, उसके अंदर जो है वो ब्लॉगिंग होती है। स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग इन फ्रीलांसिंग आप ये पूछ रही हैं हुमैरा जुल्फकार। तो हुमैरा, मैंने ये स्टार्ट में भी ये चीज़ मेंशन की थी कि डायरेक्टली अगर आप कंटेंट राइटिंग की फ्रीलांसिंग भी करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम है, एसईओ का काम है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप एसईओ में भी जा सकते हैं। एसईओ के अलावा एकेडमिक रिसर्च पेपर्स लिखना, रिपोर्ट्स लिखना, प्रपोजल्स लिखना, ये सारी चीज़ें तो आप कंटेंट राइटिंग कर ही सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप जोन सी भी फील्ड में कंटेंट राइटिंग कर रही हैं, जोन सी भी फील्ड में फ्रीलांसिंग कर रही हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आप उसमें अच्छा प्रपोजल, अच्छी बाय रिक्वेस्ट और अच्छी डिटेल्स भेज सकती हैं, जिसकी बेस पे आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर उसके बाद कुछ लोग जो है कुछ लोग जो बुक का पूछ रहे हैं, बुक में जो मैं खुद वैसे कोई स्पेसिफिकली एक बुक को फॉलो नहीं करता, लेकिन ऑक्सफोर्ड की ग्रामर को जो है मैंने काफ़ी उसको स्टडी किया है, तो काफ़ी मज़े की बुक है, ऑक्सफोर्ड ग्रामर उसका नाम है। उसको आप देख लें, उससे आपको काफ़ी अच्छी टिप्स जो है वो ग्रामर की मिल जाएंगी। फिर उसके बाद लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं, अच्छा, जो लोग वोकेबलरी का पूछ रहे हैं, वोकेबलरी बेसिकली आपकी डायरेक्टली इंप्रूव होगी रीडिंग के साथ साथ। यानी कि आपकी रीडिंग जितनी अच्छी होगी, आपकी वोकेबलरी उतनी अच्छी होगी। तो आप ब्लॉग्स पढ़ें, आप आर्टिकल्स पढ़ें, आप बुक्स पढ़ें, उनकी बेस पे आपकी जो है वोकेबलरी वो आपकी इंप्रूव होगी। आपको शायद लगे कि मैं अंधेरे में चला गया हूँ, यहाँ पे अचानक लाइट चली गई है, तो इसकी वजह से मैं भी आपको अंधेरे में नजर आ रहा हूँ, लाइट बंद हो गई है, तो अपॉलोजीज फॉर दैट।
अच्छा, आपने से लोगों के साथ जो लिंक शेयर किया था पहले मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, काइंडली आप इसका जो फीडबैक है इस वर्कशॉप का, ये सारी चीज़ का, वो आप लाजमी दें। पीएनवाई के पेज पे जाके आप चैट में भी फीडबैक दे सकते हैं। मैं आपके साथ दोबारा लिंक भी शेयर कर देता हूँ फीडबैक वाला। इस लिंक पर जाके जो है आप लाजमी मैं आपके साथ, ये लिंक है, इस लिंक पे आप काइंडली जाके रिव्यू लाजमी करें इस वर्कशॉप को। ब्रांचेस ऑफ कंटेंट राइटिंग जो पूछ रहे हैं आमिर अब्बास, इसको हमने वर्कशॉप में पहले स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया है। तो हमारा ये जो सेशन है ये साथ साथ फेसबुक पे भी लाइव जा रहा था, तो वहाँ पे इसकी पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो आप काइंडली वहाँ से जाके इसकी रिकॉर्डिंग सुन लें, तो आपको वहाँ से इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप जो हमने चीज़ें स्टार्ट में डिस्कस की थी सारी, तो वहाँ से देख के इनको सुन के जो है वो इनको कर सकते हैं चेक। फिर उसके बाद आप में से कुछ लोग जो पूछ रहे हैं, अच्छा जो स्पेसिफिक वेज है ना अब्दुल वहाब, उसमें एक तो जनरल फ्रीलांसिंग है, दूसरी जो कंटेंट राइटिंग की अपनी फ्रीलांसिंग है, उसमें अगर आपको एग्जांपल्स दूं पर्सनली, तो मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 1.5 लाख 2 लाख और 2.5 लाख तक भी पर मंथ कमा रहे हैं कंटेंट राइटिंग के थ्रू। तो इसमें अर्निंग का आपको कभी भी इशू नहीं होगा कंटेंट राइटिंग के अंदर, कि अगर आपको फ्रीलांसिंग काम नहीं भी मिल रहा, आपकी कंटेंट राइटिंग अच्छी है, तो आप अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करके इजीली जो है वो गूगल एडसेंस के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हैं। तो इसमें आपको अर्निंग का इशू नहीं होगा कंटेंट राइटिंग के अंदर कभी भी। स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में आप फाइवर और अपवर्क सबसे बेस्ट है, वहां पे जाके आप जो है वो कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं जैसे आप बाकी फ्रीलांसिंग करते हैं। उसामा अनवर, कंटेंट राइटिंग के जो टाइप्स हैं वो मैंने स्टार्ट में बताई हैं, सारी एक्सप्लेन की हैं क्लियरली। तो आप काइंडली फेसबुक पे जाके हमारी रिकॉर्डिंग को सुन लें लेक्चर की, तो वहां से आपको ये डिटेल मिल जाएंगी। आमिर विच इज बेस्ट, आप जो फील्ड का पूछ रहे हैं कि कौन सी कंटेंट राइटिंग की, तो इसमें बेस्ट वही और किसी के आप में से क्वेश्चंस आप काइंडली चैट में सेंड कर दें, वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, जिस चीज़ के भी जो जो भी क्वेश्चंस हैं। और इस वर्कशॉप का फीडबैक भी आप लाजमी दें, उस लिंक पे जाके भी दे सकते हैं, आप चैट में भी शेयर कर सकते हैं। जाफर, इसमें कंटेंट की एग्जांपल तो आपके पास हर जगह पे है ना। अब इसमें अब देखें, कुछ लोग कंटेंट की, मैं अब जो भी एग्जांपल की बात कर रहे हैं उसके साथ साथ मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस की भी एक और चीज़ बताऊं कि डिजिटल वर्ल्ड में, इंटरनेट के दौर में, आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो कंटेंट के थ्रू होती है। यानी कि आप किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं, किसी को ईमेल कर रहे हैं, वो सारी आपकी कंटेंट वो सारी आपकी कंटेंट के थ्रू होती है। वो आपकी सारी जो है वो रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू होती है, चाहे वो ईमेल है, चाहे वो मैसेज है, चाहे वो फेसबुक पोस्ट है, चाहे वो ब्लॉग आर्टिकल है। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप हर स्पेसिफिक, हर फील्ड के अंदर जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, हर फील्ड के अंदर उसके आपको फायदा होगा। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स इसकी आपको इंटरनेट पे हर जगह से मिल जाएंगी कि आप जैसे आप कोई भी ब्लॉग उठा के पढ़ें, वो कंटेंट राइटिंग है। आप कोई भी फेसबुक पोस्ट उठा के पढ़ें, वो कंटेंट राइटिंग है। आप किसी का मैसेज पढ़ते हैं, कोई प्रोफेशनल मैसेज आपको आया है, कोई प्रोफेशनल ईमेल आई है, वो कंटेंट राइटिंग है। तो रिटन कम्युनिकेशन जितनी भी है वो सारी कंटेंट राइटिंग है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक सैंपल मेरा नहीं ख्याल कि कोई शेयर करने की जरूरत होगी। जो भी रिटन चीज आप पढ़ते हैं वो कंटेंट राइटिंग है, और कंटेंट राइटिंग के जरिए आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी अगर अभी आप अपना ईमेल ओपन करें, आपको कोई किसी ना किसी की ईमेल आई होगी, आप उस ईमेल को देखें,
आप देखें उसके अंदर उस बंदे ने क्या मिस्टेक की है, क्या टोन सेलेक्ट किया, क्या वर्ड सेलेक्ट किए हैं, उसकी बेस पे आप सोचें आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फेसबुक पोस्ट को आप पढ़ें, आप उसको देखें। तो इस तरह की डिफरेंट चीजें हैं कंटेंट की जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और किसी का क्वेश्चन स्पेसिफिक मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग हमें फेसबुक पे सुन रहे हैं, लेट मी ट्राई कि अगर मुझे फेसबुक के क्वेश्चंस मिल जाते हैं लाइव से तो मैं उनका भी किसी का आंसर कर दूं। आप में से और किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी अगर आपकी किसी की वो भी कंफ्यूजन है ना कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा जो कोर्स होता है वो बेसिकली उसमें आपको जो रिकॉर्डिंग्स है लेक्चर की वो सारी साथ साथ मिलती हैं। तो उसमें अगर आप कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है, क्लास मिस हो जाती है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो उसमें आप वो सारी चीज़ें साथ साथ कर सकते हैं और साथ साथ देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं फेसबुक पे कमेंट्स चेक कर रहा हूँ। फेसबुक पे भी जो लोग हमें सुन रहे हैं आप साथ साथ अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। लेट मी चेक द कमेंट्स हियर। आप में से और किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी को भी मेरे ख्याल कंफ्यूजन नहीं हो रही कंटेंट राइटिंग के अंदर? अच्छा, कुछ लोग जो मुझे मेरे पोर्टफोलियो का कह रहे हैं, आपने कुछ लोग, लेट मी शेयर माय लिंक्डइन विद यू, जहाँ पे आप मेरे बारे में ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप में मेरे बारे में प्रोफेशनली पढ़ना है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ, तो मेरे लिंक्डइन से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं आपके साथ लिंक्डइन का जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो लोग मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि मैं प्रोफेशनली करता क्या हूँ या मेरे एक्सपीरियंसेस एक्सपर्टीज़ क्या हैं, तो आप मेरा ये लिंक्डइन का बायो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो आपको मैंने लिंक शेयर किया, यहाँ पे आपको मेरे बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अपने इंस्ट्रक्टर के बारे में। उसके अलावा भी आपके और जो जिन लोगों के क्वेश्चन हैं आप काइंडली पूछें। अभी हमारे पास टाइम है, तो आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज करें। आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी चीज़ें आपकी रह गई हैं, जिनका आंसर आपको नहीं मिला, तो आप उन्हें लाजमी पूछें। हमें यहाँ पे ये जो गुलाम मुस्तफ़ा है, मैं आपको पहले भी इसका इन्फॉर्म किया है कि मुझे आपके इशू का आइडिया नहीं है। आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, आप उसके लिए काइंडली एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करें। मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता कुछ भी।
आई एम जस्ट एन इंस्ट्रक्टर, मेरा काम सिर्फ क्लास पढ़ाना और इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करना नहीं है। सर्टिफिकेट आप सब लोगों ने जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और अगर आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फॉर्म फिल किया है तो आप सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ईमेल पे या व्हाट्सएप पे या जिस भी तरीके से फिजिबल हुआ आपको इसका सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी मिल जाएगा। आप में से कभी और किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है कंटेंट से रिलेटेड? कहाँ से शुरू करें? तो इसका एक फेसबुक पे शेयर कर दें, फिर आप देखेंगे उस पर आपको इंगेजमेंट कितनी मिली है। आप देखेंगे कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को लाइक किया, कितने कमेंट्स आए, कितने लोगों ने शेयर किया। नेक्स्ट टाइम आप किसी और टॉपिक पे लिखें, उसको फिर आप ट्रैक करें कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने शेयर किया। तो इससे आपको आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें कि कभी आप वोकेबलरी किसी और तरह की यूज़ करें, कभी किसी और तरह की यूज़ करें, कभी कुछ लिखें, कभी कुछ लिखें, जिसकी बेस पे आपको पता चलेगा कि लोग क्या करना पढ़ना पसंद कर रहे हैं। यानी कि आपको जो लाइव फीडबैक मिलेगा ना अपने दोस्तों से और अपने फेसबुक फ्रेंड से, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट काम कर रहा है और कौन सा कंटेंट नहीं कर रहा। तो ये एक बिल्कुल बेसिक वे है कंटेंट राइटिंग को शुरू करने का। उसके अलावा ब्लॉग लिखने से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपीरियंसेस या एक्सपर्टीज क्या है। तो आप अपनी फील्ड के बारे में भी लिख सकते हैं कि आप जैसे सपोज आप डॉक्टर हैं, तो आप ऑनलाइन जाके मेडिकल के बारे में कंटेंट लिखना शुरू कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप आर्ट के बारे में लिखना शुरू कर सकते हैं। तो आप अपनी फील्ड से जब शुरू करेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे ख्याल में आपके लिए वही है कि जो चीज़ आपको पता है आप उस चीज़ से जो है वो शुरू करें। अब में से कुछ लोग मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मांग रहे हैं और कुछ लोग मेरे बारे में ज़्यादा डिटेल्स मांग रहे हैं, तो मैं आई एम शेयरिंग माई लिंक्डइन अगेन। आप मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल क्यूरी के लिए, किसी भी प्रोफेशनल हेल्प के लिए। मैं दोबारा पे लिंक्डइन का जो लिंक है वो शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज जो आपकी कोर्स से रिलेटेड क्यूरीज हैं, पीएनवाई से रिलेटेड क्यूरीज हैं, तो उनके लिए आप डायरेक्टली पीएनवाई के साथ कांटेक्ट करें। अगर आप आप मेरे से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई पर्सनली मेरे से कोई क्यूरी है, कोई कंफ्यूजन है, या मेरे बारे में पढ़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरा लिंक्डइन जो है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई इशू है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। सो मेरा आपके भी जो वर्कशॉप के सर्टिफिकेट्स पेंडिंग है उसके लिए भी आप काइंडली पीएनवाई ट्रेनिंग्स के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता करें, वो आप कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज से मेरा ताल्लुक नहीं है तो उसमें मैं आपको गाइड नहीं कर सकता उस बारे में, लेकिन जिनके भी जो है वो इश्यूज जो है वो चल रहे हैं। ये फीडबैक का लिंक भी मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ, तो इस पर भी आप काइंडली दोबारा, जो जिन लोगों ने फीडबैक नहीं दिया, इस पर जाकर आप काइंडली इस वर्कशॉप का और इस सारी चीज़ का फीडबैक जो है वो लाजमी शेयर करें। और अगर किसी का भी कोई कंफ्यूजन या क्यूरीज नहीं है तो इस हम सेशन को यहीं एंड कर देते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप लाजमी पूछें उसको।
किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है इस बारे में? अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, और आप इस वर्कशॉप को और अपनी जो आपने आज चीज़ें सीखी उनको काइंडली जो है वो लाजमी उनको इम्प्लीमेंट करें, उनको देखें, उनको सीखें कि आप कैसे इस बारे में और सीख सकते हैं, कैसे इस बारे में और जान सकते हैं। जो लोग सर्टिफिकेट का कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट का उनको इशू है, आई एम टेलिंग यू अगेन कि मेरा सर्टिफिकेट वाले डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं है, तो उसमें मैं स्पेसिफिकली आपकी क्यूरी का आंसर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप पीएनवाई के पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑफिशियल नंबर दिया होगा, आप काइंडली उस ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर लें, वो आपको सर्टिफिकेट्स के बारे में गाइड कर देंगे। जी, सर्टिफिकेट्स आपको जरूर प्रोवाइड होने चाहिए, आप जो लोगों के सर्टिफिकेट के इश्यूज हैं, लेकिन सर्टिफिकेट वाला इशू मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता। आपके जो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड क्यूरीज हैं मैं उनको रिजॉल्व कर सकता हूँ। सर्टिफिकेट्स आप डायरेक्टली मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करें। चलें, होपफुली आप सब अपने जो घर में खैरियत से होंगे गेन, और आप सब लोग जो हैं वो अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। इसके साथ हम इस कंटेंट राइटिंग की वर्कशॉप को एंड करते हैं। होपफुली आप में से काफ़ी लोगों को हमारे कोर्स के अंदर भी देखने का मौका मिलेगा, काफ़ी लोगों से कोर्स के अंदर भी मुलाकात होगी जो कोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह आप सब लोगों से कोर्स में भी मुलाकात होगी, जो कि हमारा 2 मंथ का कोर्स होगा कंटेंट राइटिंग का। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।